अच्छा। हाय, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद आपसे मैं मिल रहा हूं यार, क्लास 12th बैच में, है ना। कुछ बातें करते हैं थोड़ी आपसे रिलेटेड, और फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करेंगे, फिर इस बैच से रिलेटेड बात करेंगे, और फिर हम अपने टॉपिक पे मूव करेंगे। तो चौथे पॉइंट पे आपका टॉपिक आता है, घबराना नहीं है किसी चीज के लिए। बहुत सारे मन में आपके प्रश्न होंगे, आपके अपने मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न होगा कि कैसे हम पहुंचे। बहुत सारा प्रश्न होगा केमिस्ट्री में स्कोर कैसे करें, ऐसा क्या करें कि मेरे 650 700 से ऊपर नंबर आ जाएं और फिर मैं मेडिकल कॉलेज में अपना सपना जाके पूरा करूं, है ना। हम सब का एक ही एम है इस पूरे, इससे हमको एक, आप अपना नंबर नंबर ना लिखे बच्चों इसमें, है ना। हम सब का बच्चों बस एक एम है इस बैच से कि आपका सिलेक्शन अच्छे से कराना। सिलेक्शन अच्छे से कराने का मतलब है, देखो पढ़ेंगे आपके साथ 21 लाख लोग। इस बार जो आपके सीनियर नीट दे रहे हैं, 21 पॉइंट समथिंग 21 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है, और सिलेक्शन मात्र कुछ परसेंटेज का होगा। पॉइंट में परसेंटेज है ना, 1% भी मतलब पॉइंट में परसेंटेज आता है, इतना कम सिलेक्शन हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको 4 पार्ट्स में पहले ये सब बताता हूं, अपने बारे में भी बताऊंगा, टेंशन ना लेना किसी भी तरह की। 4 पार्ट्स में आज हम डिस्कशन करेंगे आपकी कैसे करना है तैयारी, कैसे पढ़ना है केमिस्ट्री खासकर सब्जेक्ट, उसमें भी जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है उस पे तो मैं आपको गाइड कर ही सकता हूं, उसके लिए मैं लायबल हूं, आपको गाइड करूंगा। और फिर हम आपसे बात करेंगे कि आपको डिसिप्लिन रखना है ताकि आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाओ। ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। चलिए देखो, सबसे पहले आप हो अभी बच्चे यहां पे क्लास 12th में, ठीक है। आइए, अब क्लास 12th में आपको मिलता है कंप्लीट, अब आपके हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपको दो चीजों पे पढ़ना है, एक तो बोर्ड्स पे, और बच्चों फिर जाना है आपके नीट पे, है ना। बहुत आराम आराम से समझते हैं पहले अपने आप को, है ना। जैसे कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपको कोई बहुत मोटा सा पेड़ काटना हो, तो पहले जो कुल्हाड़ी है उसको अच्छे से शार्पन कर लेना चाहिए, पहले कुल्हाड़ी की धार अच्छी बनानी चाहिए, फिर आप अचानक से आप पेड़ काटने जाओगे, नहीं कटेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, और शायद ना कटे आपसे, शायद आप थक के बैठ जाएं, और शायद आप अपने मंजिल तक ना पहुंच पाए। इसलिए कुल्हाड़ी की धार तेज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। या आप ऐसा क्या करोगे कि ये आसानी से ये पेड़ को काटा जा सके। जो नीट एग्जाम है वो भी कुछ ऐसे ही है, आपको बोर्ड्स भी देना है इस साल, और आपको बच्चे इस साल नीट भी देना है। अब मैं आपको केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। फिजिक्स वाले सर जो हैं वो फिजिक्स बताएंगे, और बायो वाले सर बायो बताएंगे। जो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे बोर्ड्स की बात है, यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां तक मेरी बात है बच्चों, में एनसीईआरटी का हर लाइन, यहां पे लिख लीजिए, हर लाइन कवर होता है। ठीक है, मैं ऊपर ऊपर से कुछ भी नहीं कराऊंगा, ऊपर ऊपर से एक भी चीज आपको नहीं कराऊंगा। आपको शायद मैंने बोला हो कि 40 लेक्चर में आपका ये इनऑर्गेनिक खत्म होगा, तो शायद मैं 45 लूं, इसके लिए तैयार रहिएगा। पहले भी माइंड मेकअप कर देता हूं, 40 की जगह 45 की जगह 48 लग सकता है, लेकिन जो कंटेंट मिलेगा ये मैं कोशिश करूंगा कि शायद आप कोटा, दिल्ली, कहीं भी जाते, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते, इससे बेहतर नहीं दे पाएगा कोई। और इतनी प्राउडली इसलिए बोलते हैं कि हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अगर आप भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो हम और आप मिलकर सिलेक्शन ले सकते हैं। हाँ, लेकिन जितनी जोश और मोटिवेशन आज है, क्या यही 1 महीने बाद भी रहेगी? अगर 1 महीने बाद भी इतनी ही जोश और मोटिवेशन रहेगी, कोई रोक नहीं सकता आपकी मंजिल को पाने में। कई लोगों का होगा अभी सर स्कूल भी जाते, कई लोग ऐसा होगा कि सर मेरे पास और भी बहुत सारा काम है इससे रिलेटेड, कई लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑफलाइन कोचिंग्स में भी जाते होंगे। आई नो एवरीवन, मैं सब बच्चों का दिमाग पढ़ सकता हूं। डिफरेंट वैरायटी के बच्चे होंगे, कुछ लोग ऑफलाइन जा रहे होंगे, कुछ लोग स्कूल जा रहे होंगे, कुछ लोग अपने इंडिविजुअल टीचर से पढ़ते होंगे, कुछ लोगों को लगता होगा सर यहां से केमिस्ट्री है, यहां से बायो, यहां से फिजिक्स पढ़ते हैं। हर तरह के बच्चे होते हैं, लेकिन सबका फाइनल गोल सेम है। सारे टीचर, सारे बच्चे, और सारे जो भी मटेरियल हम यहां प्रोवाइड करेंगे, या जितने भी सब्जेक्ट आप यहां पढ़ोगे। अब देखो मैं बताता हूं आपको, सबसे पहली बात, बोर्ड्स के लिए तो टेंशन लेना ही नहीं है किसी भी तरह से, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर हम नहीं पढ़ाएंगे। और एक और चीज,
लेकिन केवल एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो भी बहुत अच्छे नंबर स्कोर करना मुश्किल है। तो एनसीईआरटी के साथ साथ बेटा 10 से 20% एक्स्ट्रा मटेरियल आपको इस बैच में मिलेगा। ये मैं पहले ही जो देने वाला हूं वो बता देता हूं। तैयार रहेंगे इसके लिए? ऐसे सर तो नहीं पकड़ेंगे कि सर आप ये क्या कर दिया, आपने गुनाह कर दिया एनसीईआरटी से बाहर, क्योंकि हमने भैया दीदी और बहुत सारे लोगों को सुना है एनसीईआरटी से सिलेक्शन होता है। लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में बेटा आईक्यू टेस्ट भी तो होता है। जब तक आप थोड़ा सा ऊपर लेवल का नहीं पढ़ेंगे तब तक एग्जाम आईक्यू लेवल डेवलप नहीं होगा। आईक्यू लेवल डेवलप नहीं होगा फिर एग्जाम में सिलेक्शन मुश्किल होता है। जिसका आप कहते हो ना ब्रेन शार्प है, उसका सिलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि उसका ब्रेन शार्प है? नहीं, जितना ब्रेन आपका है उतना ही ब्रेन उसका है। हां, बशर्ते उसने क्या किया है, उसने अपना आईक्यू बहुत अच्छा डेवलप कर लिया। अब जैसे मान लो मेरे एग्जाम में बेटा मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, मान लो मुझे 2 into 2 सिखाया जा रहा है, मान लो एग्जाम में ये आना है, तो क्या मैं अगर एडिशन नहीं पढ़ूंगा तो ये थोड़ी ना समझ आएगा। एनसीईआरटी वही है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन दिया है, बेसिक्स खा गया है। एनसीईआरटी ने एडवांस चीजों को दे दिया और बेसिक्स खा गया। तो मैं कहता हूं जब तक एडिशन नहीं पढ़ोगे ना, मल्टीप्लीकेशन पढ़ने को पढ़ लोगे लेकिन आईक्यू वाला सवाल नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा ट्विस्ट किया आपके हाथ पैर फूल जाएंगे। इसलिए मेहनत करना है तो पहले डायरेक्शन में लेके मेहनत करना है। एक और चीज बता दूं केमिस्ट्री के लिए रिगार्डिंग, एक और चीज बता दूं, पूरे साल भर अपने पूरे टाइम टेबल को कैसे बताते हैं और फिर केमिस्ट्री घुसाते हैं उसके अंदर। आ जाओ, जो बोर्ड्स वाले स्टूडेंट होते हैं ना बच्चे, उनका मैं टाइम टेबल एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, क्या आपको करना चाहिए। देखो, शायद आप स्कूल जाते होंगे, शायद आपके पास बहुत सारा काम होगा, लेकिन ये 3 ऐसा समय जो हर बच्चे के पास कॉमन फ्री होता है। और आज से अगर आप एक बात थोड़ी मन में बिठा लो और लॉक लगा लो कि यार अगर मैं 2 घंटे 2 आवर फिजिक्स को दिया, अगर मैं 2 घंटे केमिस्ट्री को दिया, अगर मैं 2 घंटे ही बायो को दिया 2 आवर। अभी आऊंगा, कई लोग कमेंट्स में देख पा रहा हूं मैं कि लिख रहे हैं कि 11th बर्बाद है, उस पर भी आता हूं, है ना। चलिए अब आते हैं, थोड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा मैं, थोड़ा सा हो सकता है मैं कड़वा बोलूं, लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए बड़ा जरूरत होगा, वो बहुत जरूरत होगा। अब आपसे कई लोग यहां तक डिपेंडेंट हो जाते हैं, सर आप मुझे बताओ कौन से 2 घंटे में फिजिक्स पढ़े। ये मैं आप पे छोड़ता हूं। शायद आप सुबह के 6 से 8 में इसको करना पसंद करेंगे। सुबह सुबह बच्चों दिमाग फ्रेश होता है, कैलकुलेशन आसान होगा और आप ज्यादा से ज्यादा एनालाइज कर पाएंगे अपने सब्जेक्ट को। दूसरा, केमिस्ट्री की जहां तक बात है बच्चे, आप स्कूल से आने के बाद कर लीजिए, बहुत अच्छा, मतलब मान लीजिए आपका 8 बजे तक यहां क्लास चल रहा है ना, 8 बजे तक मान लीजिए आपका यहां क्लास चल रहा है, तो आपने थोड़ा डिनर विनर किया, 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक आपने 11 PM तक 9 से 11 PM तक आपने ये वाला कर लिया। और बायो, तो सर आपके स्कूल में जो टाइम बच रहा है, अब मैं बायो को ऐसा नहीं कह रहा कि कॉम्प्रोमाइज कर दो, मैं कह रहा हूं बायो बहुत अच्छे से करो, क्योंकि ये 50% मार्क्स आपको दिलाएगा पूरे नीट में। आप क्या करोगे, या तो आप लेट नाइट तक जगोगे, क्योंकि आप 6 बजे से पढ़ना चालू कर रहे हो, तो हो सकता है आप कहीं 1 बजे तक 1 AM तक पढ़ो इसको। थोड़ा सा पार्ट इसका आफ्टरनून में ले लो, क्योंकि अगर आप स्कूल जा रहे हो तो ये सब मैनेज करना पड़ेगा। थोड़ा सा मान लो आप 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक सुबह भी ले लिया, ये आपको टाइम चुराना पड़ता है ना। बहाने बनाने के लिए बहुत बना सकते हैं कि सर स्कूल भी जाना है, सर उनको भी बात करना है, उनसे भी ये देखना है, ये भी मटेरियल करना है, वो भी क्लास करना है। बहाने बनाने के लिए 1 लाख लोग बच्चे मिल जाएंगे आपके, लेकिन उस 1 लाख में से एक बच्चा होता है वो कहीं कहीं से टाइम चुरा लेता है। जब जो मेरे क्लास का टॉपर हुआ करता था, अब मेरे क्लास की, मेरे खुद के दोस्त की बात बता रहा हूं, वो क्या करता था, लंच करते हुए ना एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ते रहता था 11th 12th में, लंच करते हुए, और हम देखते थे शो ऑफ कर रहा है, और उसका पहली बार में सिलेक्शन हुआ, हमारा पहली बार में नहीं हुआ था। तो आपको टाइम चुराना पड़ेगा। दुनिया जो कहे यार, दुनिया तो आप अच्छा भी कर जाओगे तब भी कहेगी यार उसका भाग्य साथ दे दिया, वो लक अच्छा था इसलिए सिलेक्शन हो गया। दुनिया का मत सुनो, अपना करो, ठीक। तो आपको मिनिमम ये वाला टाइम तो बच्चों आपको देना ही पड़ेगा, 2 और 2 वाला, इससे आप बच नहीं सकते। अगर किसी भी दिन कॉम्प्रोमाइज हो रहा, अगले दिन 2.5 घंटे 3 घंटे उस सब्जेक्ट में देना पड़ेगा। ये आप समझोगे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी तो लेनी पड़ेगी। मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेके करा देंगे, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जरूरी है।
और ये जो मैं बोल रहा हूं ना सर, ये केवल और केवल प्रैक्टिस का टाइम दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि सर अब तो दो घंटे तो आप पढ़ाओगे ही केमिस्ट्री, 2 घंटे तो फिजिक्स पढ़ाएंगे ही सर, 2 घंटे तो बायो पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, दिस 2 hours इज फॉर प्रैक्टिस। अब थोड़ा सा थाम के बैठ जाओ। चैट ऐसे करने से सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बताता हूं बाद में। थोड़ा सीरियसली बैठोगे टेबल पे, चेयर पे, पेन कॉपी लोगे, स्क्रीन सामने लगा रहेगा, मोबाइल का स्क्रीन होगा, अभी कुछ दिन में वेब भी आ जाएगा तो आप लैपटॉप पे भी देख सकते हैं। और जो जो बातें बोली जा रही है ना, उसको 3-4 डायमेंशन में सोचोगे कि सर ने ये बोला, क्या ये हो सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या वैसा भी हो सकता है। जब दिमाग की नसों को तनेगी ना, जब दिमाग की नसों को खोलोगे ना, तब जाके होगा आपका, तब जाके काम बनेगा, आईक्यू लेवल बनेगा। एक चीज और आपको मैं सक्सेस मंत्रा दे रहा हूं, आज के बाद कभी नहीं दूंगा, आज के बाद कभी नहीं दूंगा सक्सेस मंत्रा, ध्यान दीजिएगा। और आपको याद ही है बेटा, मैं कंटेंट का टीचर हूं, ज्यादातर पढ़ा के अभी दिखाऊंगा, 15 मिनट दे दो, केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ा के बताता हूं, फिर आप बताना कि शायद इससे बेहतर संभव नहीं हो सकता है पढ़ाना। अगेन आई एम सेइंग, जो आपको नोट्स मिलेगा, मटेरियल मिलेगा, जो आपको कंटेंट मिलेगा, जो क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें मैंने ऐसा नहीं कि कोई नई थ्योरी इजाद कर दी है, नहीं, कहानी सेम है, पूरा चैप्टर सेम है, एनसीईआरटी पूरा कवर होगा। दूसरा, जो भी दिल्ली में, कोटा में या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कोई भी आपके नोट्स बना रहे होंगे या आप पढ़ रहे होंगे, उन सारे के अच्छे क्वेश्चंस, उन सारे का अच्छा कॉन्सेप्ट, उन सारे का शॉर्ट ट्रिक्स यहां आपको मिलेगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन। हाँ, ये खुल के मैं बोलता हूं, मैं कोई नया आविष्कारक थोड़ी ना हूं। हाँ, ये है कि सबकी अच्छी बातें मैं देखता रहता हूं और सब यहां पे मिलेगा एज अ पूरा आपको कहते हैं ना कि हर जो कंपोजिशन होगा उसमें हर अच्छी चीजें होंगी। चाहे आप कोटा में किसी दोस्त से बात करोगे, उसका भी क्वेश्चन यहां मिलेगा, चाहे आप दिल्ली में किसी दोस्त से बात करोगे, उसका भी क्वेश्चन यहां मिलेगा, चाहे किसी ऑनलाइन की, चाहे किसी बेस्ट ऑफलाइन की, चाहे ऑनलाइन की, कहीं की सबसे अच्छे क्वेश्चंस हमारे पास होंगे। ये आप लिख के ले लो, ये वादा है हमारा। मैं क्लास में आने से पहले 2.5 से 3 घंटे रिसर्च करके आता हूं कि जहां मैं जा रहा हूं मेरे बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, जहां मैं जा रहा हूं मैं बच्चों को सब कुछ दे दूं। और ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि बहुत सारे लोगों का होगा कि सर मैं आपका भी पढ़ता हूं, मैं उनका भी पढ़ लूं क्या, मैं यहां भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूं, वहां भी कर लूं क्या। सबसे पहली बात, 2 लोगों पर भरोसा करना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। पहला, खुद पे कि हां मैं मेहनत करने वाला हूं, और दूसरा आपके अपने पेरेंट्स और टीचर्स पे कि जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वो सच बोल रहे होंगे, जो टीचर्स बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, वो मार्गदर्शन सही करेंगे। 2 लोगों पे भरोसा हमेशा करना पड़ेगा। अब सक्सेस मंत्र, इसके बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। आइए, जैसे मान लीजिए मैंने चैप्टर स्टार्ट किया, आपके पास चैप्टर स्टार्ट किया केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है बच्चों, चैप्टर स्टार्ट किया हमने केमिकल बॉन्डिंग, और मान लो मैंने लेक्चर नंबर 1 आज लिया। उस लेक्चर नंबर 1 में आपको क्या करना है बच्चे, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, इंट्रोडक्शन टू बॉन्डिंग, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और ये सारी चीजें मैं यहां पे कराऊंगा, इंट्रोडक्शन टू बॉन्डिंग। और मैं आयनिक बॉन्डिंग में आज ही एंटर कर जाऊंगा, आपके आयनिक बॉन्डिंग में आज ही एंटर कर जाऊंगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग में जाने के बाद जैसे ही लेक्चर फिनिश होता है, आपका काम यहां से स्टार्ट हुआ। आप इसके बाद बायो करेंगे, लेकिन आपका काम यहां से स्टार्ट हुआ, फटाक से आज के आज ही बच्चों ये दोनों टॉपिक एनसीईआरटी से रीड कर लेनी है। आपका काम यहां पे फिनिश हुआ, मेरा काम यहां पे फिनिश हुआ, आपका काम स्टार्ट हुआ, एनसीईआरटी रीड कर लेना। अगर आपने पैरेलल में एनसीईआरटी नहीं चलाई, बाद में पछताओगे। एक बार एनसीईआरटी रीड कर लिया, इसके बाद बच्चे आप यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक बार पढ़ा सेम चीज को दोबारा जब एनसीईआरटी में पढ़ोगे तब आपको विजुअलाइज होगा कि हाँ ये वाला सर ने बताया था, देखो एनसीईआरटी में यहां लिखा है, ये वाला सर ने बताया था, देखो एनसीईआरटी का ये मतलब है। जब आप एनसीईआरटी के लाइंस के मतलब निकालने लग जाएं तो फिर आपका सब्जेक्ट आसान होता चला जाएगा। उसके बाद आप किसी मॉड्यूल या क्वेश्चंस या कैसी भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करेंगे, ठीक। चलिए, तो ये हो गया सक्सेस मंत्रा, ये सब में करना है। सेम विद बायो, सेम विद फिजिक्स। कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं, वो जो टॉपिक है उसका खटाक से एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस लगा जाइए, कम से कम 50, 60, 70, ठीक है। जी जान लगाना पड़ेगा। आर यू रेडी? अपने आप को यहां पे झोंकना पड़ेगा, सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ना कोई दोस्त, ना कोई यार, ना कोई पार्टी, ना कोई जंक फूड, ना ही सब कुछ। 1 साल के लिए
8 से 9 महीने के लिए क्या आप रेडी हैं? मुझे कमेंट्स में दिखना चाहिए। क्या आप सब कुछ छोड़ के अपने आप के सपने के लिए जीना चाहते हैं? हां, कहते सब हैं, मैं फिर बता दूं आपको। हां, कहते सब हैं, लेकिन करने में सब लोग पीछे हो जाएंगे। जो कर गया वही आगे पहुंच जाएगा मेडिकल कॉलेज में। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं डांटूंगा भी बीच बीच में, मैं हार्श भी बोल सकता हूं, और मैं आपको शायद बहुत शर्मिंदा भी कर सकता हूं कमेंट्स में। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आपका सिलेक्शन होगा तो मेरे पास ही आओगे, कहोगे कि हां सर आपकी वजह से हो गया। जनरली आप देखोगे कि मैं बहुत शांत रह के अपने काम पे ज्यादा फोकस करूंगा पूरे साल भर में। जनरली आप देखोगे कि कंटेंट में मैं किसी को जीतने नहीं दूंगा, ये मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं। ये मैं आपको भरोसा यहां पे दिला दूंगा, और आपको दिखेगा लेक्चर्स में, ठीक है ना, क्योंकि उतना हार्डवर्क मैं आपको पुट इन करूंगा आपके लेक्चर्स में। चलिए, अब हो गई ये सारी कहानी, राम कहानी हो गई। अब आगे बढ़ जाते हैं गोल ऑफ द डे, ठीक है ना। ये भी जरूरत है, बिना इसके तो कैसे होगा। आइए अब थोड़ा पढ़ते हैं। 15 मिनट मुझे दीजिए, पेन कॉपी उठा लीजिए, खोपड़ी खोलने का समय आ गया है, और 15 मिनट में मैं आपसे केमिकल बॉन्डिंग को, थोड़ा जो आपका प्रोसेस बना है ना, वो समाप्त करता हूं केमिकल बॉन्डिंग का। आज हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे बच्चों मेनली, ठीक है ना, और फिर आयनिक बॉन्डिंग में घुसेंगे, और एक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ है वो मैं समझा के रहूंगा। वो आपके केमिकल बॉन्डिंग के एनसीईआरटी में नहीं है, बट हर जगह मिलता है, और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ध्यान देंगे सब लोग। आइए, सबसे पहली बात बच्चों, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, क्यों होता है केमिकल बॉन्डिंग? सबसे पहले क्यों होता है केमिकल बॉन्डिंग, फिर पढ़ेंगे कैसे होता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है? एक नॉर्मल लाइफ में सोचो, बॉन्डिंग क्यों होता है? आप कहोगे सर दो लोग बॉन्ड बनाते हैं स्टेबिलिटी के लिए। दुनिया में हर दो लोग क्यों जुड़ रहे हैं? स्टेबिलिटी के लिए। तो केमिकल बॉन्ड क्यों बन रहा है? स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। चाहे दो एटम्स हो, चाहे दो आयंस हो, चाहे दो मॉलिक्यूल हो, अगर वो पास में आ रहे हैं और स्टेबल हो रहे हैं, दैट मींस वो बॉन्डिंग के थ्रू होंगे। जैसे मान लीजिए मैं बच्चे बात करता हूं, ये रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बच्चे 1s1 होता है। ये अकेला सिंगल 1s1 एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, लेकिन ये अनस्टेबल है ना, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल नहीं है इसके पास, स्टेबल नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, डुएट कंप्लीट नहीं है। मैं एक और हाइड्रोजन को बुलाता हूं, ये भी 1s1 है, इसके पास भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। ये वाला हाइड्रोजन की बात करो और ये वाला हाइड्रोजन की बात करो बच्चों, ये स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को पास ले आता हूं तो दोनों मिलके कुछ तो कर सकते हैं। जैसे आप अकेले अभी स्टेबल नहीं हो, लेकिन जैसे ही डॉक्टर बन जाओगे, आपके घर वाले मम्मी पापा कहेंगे नहीं, किसी और को ले आते हैं। अगर आप लड़के हो तो किसी लड़की की तलाश होगी। स्टेबिलिटी के लिए दो लोगों को पास लाया जाता है, स्टेबल होगा जिंदगी। वैसे ही अगर आप लड़की हो तो आपके किसी लड़के के लिए तलाश होगी, और कई लोग तो बेटा कॉलेज में ही खुद ही कर लेते हैं स्टेबिलिटी। लेकिन मैं कहने का मतलब यह है कि बॉस, केमिकल बॉन्डिंग क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी। हमें स्टेबिलिटी गेन करना है किसी भी तरह से, और वो केमिकल बॉन्डिंग कराता है। तो पहली चीज मैं बताऊं आपको, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। अच्छा, दो लोग पास आ रहे हैं, सबसे पहली बात, दो लोग पास आ रहे हैं, इसका मतलब पास क्यों आ रहे हैं दो लोग? जब अट्रैक्शन हो रहा होगा। आप किसी के पास क्यों पहुंचने की कोशिश करते हो? क्योंकि अट्रैक्शन हुआ। आप हमारे पास क्यों पढ़ने आए हो? क्योंकि अट्रैक्शन हुआ बच्चों। हां सर। केमिकल बॉन्ड क्यों हुआ है? क्योंकि सर अट्रैक्शन हुआ है, अट्रैक्शन से दो लोग पास आए हैं। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड इज अ अट्रैक्शन फोर्स, और उस अट्रैक्शन फोर्स से टू एटम्स पास आ रहे हैं, टू मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं, टू आयंस पास आ रहे हैं। हाँ, मॉलिक्यूल्स में भी केमिकल बॉन्ड लगता है, भी बताऊंगा अभी। So what is chemical bond? The attraction force which holds together या which binds together two atoms, two molecules, two ion. अब दो एटम के पास में आने से क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी बढ़ रही है। दो आयन के पास में आने से क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी बढ़ रही है। दो मॉलिक्यूल के पास में आने से क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो केमिकल बॉन्डिंग क्यों पढ़ते हैं? स्टेबिलिटी बढ़ रही है। बोलो क्लियर क्या? What is chemical bond? Chemical bond is the attraction force. The attraction force due to which two atoms come together, two ions come together, two molecules come together. And why they are coming together? Because they want stability. लिखेंगे यहाँ पे definition. What is chemical bond? The attraction force
व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? द अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू विच, केमिकल बॉन्ड बेसिकली एक अट्रैक्शन फोर्स है ड्यू टू विच टू एटम्स कॉमा आयंस कॉमा मोलिक्यूल, दो एटम्स कॉमा आयंस कॉमा मोलिक्यूल। कई लोगों को यहां पे डाउट होता है, अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन होगा। दो एटम, दो आयन, दो मोलिक्यूल्स आर बाउंड टुगेदर। द अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू विच टू एटम्स, टू आयंस, टू मोलिक्यूल्स आर बाउंड टुगेदर, है ना। अब आपके सबसे पहले आएगा कि सर यहां पे टू एटम्स, टू आयंस, टू मोलिक्यूल्स आर बाउंड टुगेदर टू फॉर्म, टू फॉर्म नहीं, टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, समझ में आया एक बात, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि भाई दो एटम्स, दो आयंस को पास में लाता है। क्यों? क्योंकि उससे स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अभी पूरा डिटेल में जाएंगे कि सर केमिकल बॉन्डिंग में कैसे पास आते हैं, अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करते हैं। सो दिस इज बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग का, केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन। ठीक है सर, अब केमिकल बॉन्ड आपके पास हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग फॉर वाई केमिकल बॉन्ड। सर केमिकल बॉन्ड होता ही क्यों है? वाई केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग हम क्यों करते हैं? व्हाट इज केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन आपको बता दिया मैंने। अब आते हैं वाई केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्डिंग क्यों हो रही है? मैंने बोला ना, पास में लाने के लिए। पास में लाने से क्या होता है? अब आते हैं टू गेन, सबसे पहले टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैं इसको थोड़ा देर में एक्सप्लेन करूंगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब यार इतना आपने सुना है क्या बच्चे? इतना आपने सुना है क्या कि सर जिस भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जैसा हो गया वो स्टेबल है, जिस भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जैसा हो गया वो स्टेबल है, ये सुना है ना? हाँ। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो या तो मैं बोलूं टू गेन इस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, या तो मैं बोलूं या तो स्लैश ऑक्टेट कंप्लीशन। अब दोनों का बात मतलब एक ही निकलेगा बच्चे, टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या फिर ऑक्टेट कंप्लीशन। अच्छा, फिर से मैं वही लाइन पे वापस दोहराना चाहता हूं कि भाई इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से हो क्या रहा है? व्हाट इज द फाइनल गोल? स्टेबिलिटी। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से क्या हुआ है बच्चे? स्टेबिलिटी आई है। और अगेन मैं बोल दूं कि सर ऑक्टेट कंप्लीशन से क्या आई है? अगेन बच्चे स्टेबिलिटी आई है। सो व्हाई केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लेना है। केमिकल बॉन्ड क्यों? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीशन लेना है। और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से भी स्टेबिलिटी आती है, ऑक्टेट कंप्लीशन से भी स्टेबिलिटी आती है। अब इस पे भी क्वेश्चन आएगा, इस पे भी क्वेश्चन आएगा, करके बताऊंगा ऑक्टेट कंप्लीशन। अच्छा, दूसरी चीज यहीं पे मैं जोड़ देता हूं, दूसरी चीज कि इस केमिकल बॉन्डिंग से जैसे ही दो एटम पास आते हैं, एक तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या ऑक्टेट कंप्लीशन होता है, साथ में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। एक कहानी की बात है आगे, टू मिनिमाइज, पहले इसको लिख लो फिर मैं कहानी, टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी। पूरी कहानी सुनाते रहूंगा पूरे साल, और आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरे साल तो नहीं चलेगा ऑब्वियसली। आइए सबसे पहले यहां पे, ठीक है, आर्यन राज कह रहे हैं कि सर कहीं का बैच खरीद लिया है और वहां पे कुछ और चैप्टर चल रहा है या समझ नहीं आ रहा है, जो भी XYZ। कोई बात नहीं बच्चे, आइए यहां पे हम पढ़ते हैं टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब सुनो एक्चुअली क्या हो रहा है मैं बताता हूं। 12th का बैच वहां कहीं भी कोऑर्डिनेशन से स्टार्ट होता है। पूरे कोऑर्डिनेशन में क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बच्चों को समझाओगे जब केमिकल बॉन्डिंग ही नहीं पढ़ाया? जब बॉन्ड ही नहीं पढ़ाया तो केमिकल कोऑर्डिनेट, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे समझाओगे? उसमें लोन पे डोनेट हो रहा है पूरा VBT कैसे समझाओगे? VBT तो केमिकल बॉन्डिंग में, VBT कैसे समझाओ? तो मतलब खाना पूर्ति नहीं करेंगे हम, पढ़ाएंगे पूरे अच्छे से। चलिए यहां पे आइए, आपका मैसेज दिख रहा है यहां पे। एक बड़ा अच्छा फीचर है कि सब बच्चे का खुद का ही मैसेज दिख रहा होता है, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे। बड़ी अच्छी फीचर मुझे लगी ये चीज। ठीक है, आइए अब आते हैं टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी। अब सुनो, जैसे मान लो आप कहीं जाते हो पढ़ने, या कहीं भी चले गए, मान लीजिए स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे, कहीं तो गए होंगे, या ट्यूशन सेंटर या कोचिंग सेंटर कहीं तो गए होंगे। आपको वहां पे कोई अच्छा दिन लग जाता है, पहले दो बेंचेस में बैठे हुए इंसान बड़े अच्छे लग जाते हैं। फिर आप क्या करते हो? सर यही है जीवन साथी, अब इसी के बिना जीवन संभव है ही नहीं।
फिर आप करते हो कि सर अट्रैक्शन हो रहा है, वहां पे अट्रैक्शन हो रहा है। अब अट्रैक्शन जब हो चुका है, आपका अट्रैक्शन हुआ है, तो क्या होगा सर? आप कोशिश करोगे मूवी दिखाने की, पैसे खर्च। आप कोशिश करोगे रेस्टोरेंट में ले जाने की, पैसे खर्च। आप कोशिश करोगे कहीं घुमाने की, पैसे खर्च। आप कोशिश करोगे कहीं अच्छे गिफ्ट देने की, पैसे खर्च। मतलब हर जगह पोटेंशियल एनर्जी खर्च हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। जब जब अट्रैक्शन होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। जब जब अट्रैक्शन होता है, चाहे आपके लाइफ में हो, चाहे केमिकल बॉन्डिंग के लाइफ में, चाहे एटम के लाइफ में हो, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमाइज्ड। व्हाई? क्योंकि पैसे खर्च। सर इनर्ट गैस और ऑक्टेट कंप्लीशन अलग अलग है क्या? दोनों सेम है बच्चे। अभी आते हैं, टेंशन ना लीजिए। मैं 15 मिनट पढ़ाऊंगा, फिर डाउट लूंगा, फिर 15 मिनट पढ़ाऊंगा, फिर डाउट लूंगा। चलिए, तो मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब बच्चे मैक्सिमम स्टेबिलिटी की बात हुई है। मतलब एक और चीज समझिएगा, जिस भी मगर मान लीजिए ये स्टेबल है, मैं बोल रहा हूं ये पेन स्टेबल है, इसका मतलब इस पेन की एनर्जी बहुत कम होगी। मैं बोल रहा हूं मैं बहुत स्टेबल हूं, मतलब मेरी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। मैं बोल रहा हूं कोई कंपाउंड स्टेबल है, मतलब उस कंपाउंड की एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। और मैं बोल रहा हूं कि कोई भी एटम या मोलिक्यूल या आयन या कैसा भी हो, एलिमेंट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट स्टेबल होगा मतलब उसकी एनर्जी कम होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, यहां पे आइए। जैसे ही आप यहां पे जाते हो, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की बारी आती है। देखिए, मैं हीलियम की बात करता हूं, हीलियम एलिमेंट सबको पता है। मैं नियॉन की बात करता हूं, हाँ जी सर सबको पता है। मैं आर्गन की बात कर लेता हूं, अच्छा जी। तीन एलिमेंट की पहले बात करूंगा। हीलियम के पास ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है सर, हाँ जी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। अगर आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ी हो आज से पहले, तो 1:2 कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका। अब देखना, सॉरी नॉट सेकंड पीरियड, फर्स्ट पीरियड, क्या ही बोल दिया मैंने, ये फर्स्ट पीरियड का है। चलिए भाई, अब आ जाओ। हो क्या रहा है सर, फर्स्ट पीरियड में केवल s ऑर्बिटल होता है ना? और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। सर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे उतने हमने डाल दिया, मतलब ये स्टेबल है। अगर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, स्टेबल है। तो आज के बाद अगर आपको कोई बोले कंप्लीटली फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, या फिर इसी को बोला जाए ऑक्टेट कंप्लीट, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल को ही ऑक्टेट कंप्लीट बोला जाएगा। आइए यहां पे दिखाता हूं। जैसे नियॉन के बारे में बात करते हैं, सेकंड पीरियड। अब सेकंड पीरियड में क्या है, 1s2 2s2 2p6 है या नहीं है? बिल्कुल सही सर। थोड़ी देर में समझ आएगा सर, फर्स्ट वाला कंप्लीटली फिल्ड है 1s2। सर सेकंड में जो s है वो भी कंप्लीटली फिल्ड है। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, वो भी कंप्लीटली फिल्ड है। बिल्कुल सही हो गया, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, वो भी कंप्लीटली फिल्ड हो गया। मजेदार, हाँ या ना? सर एस में भी कंप्लीटली फिल्ड, यहां भी कंप्लीटली फिल्ड, यहां भी कंप्लीटली फिल्ड है। ओहो अमेजिंग सर, मजा आ रहा है। लेकिन थोड़ा ध्यान देना सर, जैसे ही कंप्लीटली फिल्ड बोला, ऑक्टेट कंप्लीट, और इसी को बेटा इनर्ट गैस भी बोला जाएगा। मैं बहुत बच्चों की तरह बता रहा हूं बच्चे, कई लोगों को लग रहा होगा कि सर ये क्या बता रहे हो, बहुत बच्चों की तरह। मैं बेसिक्स बहुत कवर करूंगा, ध्यान देना। चलिए सर आर्गन की भी बात कर लेते हैं, थर्ड पीरियड है ना। कुछ बच्चे यहां पे पूछ रहे थे इनर्ट गैस क्या है, अब उनके लिए बताना पड़ेगा। ठीक है, आइए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो फर्स्ट वाला कंप्लीटली फिल्ड है, सेकंड में भी कंप्लीटली फिल्ड है, थर्ड में भी कंप्लीटली फिल्ड है। तो कंप्लीटली फिल्ड बोलो या ऑक्टेट कंप्लीट बोलो या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलो, बात एक ही है। और ये सब के सब बच्चे स्टेबल होते हैं, ये सब के सब बच्चे स्टेबल ही होते हैं। और स्टेबल का मतलब एनर्जी रिलीज हो चुकी है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। स्टेबल का मतलब एनर्जी रिलीज, जो भी सिस्टम स्टेबल होगा वहां से एनर्जी रिलीज हो चुकी होगी। एनर्जी रिलीज का मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी रिलीज का मतलब हो गया बेटा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। बोलो हाँ या ना? ठीक है, डेटा बहुत तेज खत्म हो रहा है बच्चे, आप वीडियो को अपने क्वालिटी के हिसाब से 480p पे रख लीजिए। ठीक है, ये मुझे बोला गया था। चलिए नेक्स्ट, कैमरा डिस्प्लेस हो गया। अच्छा, कैमरा डिस्प्लेस हो गया क्या? अब ठीक हो गया होगा कैमरा।
अब ठीक हुआ कैमरा? चलिए नेक्स्ट, ये वायर की दिक्कत से हो गया। अब आइए यहां पे, वीडियो नहीं दिख रहा? क्या बात कर रहा हूं? नहीं दिख रहा। लैग है। दिख रहा हूं या नहीं दिख रहा हूं? वीडियो नॉट विजिबल, वीडियो इसमें नहीं आ रहा, एक बार देखो आप, पेड क्लास है। सबको हो रहा है। ठीक है, आपकी आवाज बहुत तेज है, धीरे बोलूं ऐसा? वीडियो नहीं, नो वीडियो। अब दिख रहा है? क्लियर हुआ? अब आया है? अब आया है? क्लियर है? बहुत गिर गए। चैट्स दिख रही है मुझे, प्रॉपर चैट्स दिख रही है, टेंशन ना लो। वीडियो नॉट विजिबल, नो वीडियो आ रहा है। हाँ, कुछ लोगों को दिख रहा है, कुछ लोगों को नो वीडियो, ओनली ऑडियो इज अवेलेबल। क्या बात कर रहे हो यार, दिखना तो चाहिए। अच्छा चलो, तब तक ना हर परिस्थितियों का फायदा उठाते हैं, आपसे बात कर लेते हैं। आपको कैरियर पॉइंट में देखा था, क्या बात है, बहुत पहले देखा था फिर मुझे, फिर अभी क्यों देख रहे हो? हद होगी। चलो नेक्स्ट। हाँ भाई, ठीक कर रहे, ठीक कर रहे। ऐसी पिच पे बोलूं? क्या बात कर रहे हैं? अरे अरे अरे, तुम तो एनर्जी खत्म करोगे मेरी। हाँ, पेन को उसमें थोड़ा और डार्क करके लिखूं, चलेगा? और क्या हाल चाल है सर? मेरा अच्छा है, आप कैसे हैं भाई? भाई इतनी स्पीड से चैट जा रही है ना, मुझे सीरियसली पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। सर ब्लैक स्क्रीन पे लिखना, अच्छा इसको ब्लैक कर दूं ऐसा? चलो ठीक है, ब्लैक भी कर लेंगे। रिकॉर्डेड मिलेगा आपको? क्लियर है ना? है ना? अभी दिख रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? वीडियो वीडियो सब प्रॉपर आ रही है? वीडियो एंड ऑडियो ऑल प्रॉपर विजिबल है? नो सर, क्या बात कर रहा हूं? चलो देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। ये स्क्रीन कलर ठीक है ना? हाँ, ये वाला ठीक रहता है, थोड़ा आंखों को चुभता नहीं है। आई थिंक बहुत डार्क ब्लैक भी चुभता है और ये भी चुभता है। हाँ, विजिबल है तो सर बहुत बढ़िया। कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है, सब सही है सर, बढ़िया है, क्लियर है, परफेक्ट है। लिंक से रीज्वाइन करने पे दिख रहा है, तो बच्चों लिंक से रीज्वाइन कर लो यार। वीटी सर ओपी, थैंक यू यार। चलिए, तो मैं यहां पे बता रहा था, जो कुछ लोगों ने एकदम बहुत ही वाहियात सवाल पूछ लिया कि सर इनर्ट क्या होता है, तो बेटा मैंने बता दिया कि जो कंप्लीटली फिल्ड है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, वही इनर्ट है और वही स्टेबल है। और जो स्टेबल है बेटे, वो वहां एनर्जी रिलीज हो जाती है और वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं। ठीक है? नहीं, कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा अभी। हाँ, अच्छा लिंक से बच्चों रिज्वाइन कर लो, आपको दिख जाएगा। चलिए, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने उस पे कि पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने बताया आपको, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ समझना बहुत जरूरी है बच्चों, यहां ध्यान देंगे। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ समझना बहुत जरूरी है, यहां ध्यान देंगे मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, हमारे पास बच्चे क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास दो एटम्स होंगे, एक पहला एटम हमने यहां बना दिया, दूसरा एटम बच्चे हमने यहां बना दिया। हमारे पास दो एटम्स होंगे, एटम्स में बच्चे बीच में न्यूक्लियस होता है ना? हाँ, इस एटम में भी बीच में न्यूक्लियस होगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर, इस एटम के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इस एटम के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन भी होंगे, कहीं से कोई मुसीबत की बात नहीं है। आइए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या इसको आपको नजर आ रहा है कि सर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अट्रैक्ट करेगा अपोजिट चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को? बिल्कुल सही। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे अट्रैक्शन लगा रहा होगा, सिमिलरली ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इसके नेगेटिव से अट्रैक्ट हो रहा होगा। हाँ या ना? पहली बात समझ में आई कि सर यहां पे ये दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, ये दोनों में बच्चे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यहां पे बच्चे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट,
चलिए नेक्स्ट यहां पे आ जाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। आइए दूसरा हम बात कर लेते हैं, यहां पे एक और एटम है। सिमिलरली बच्चे हमने दूसरा एटम भी यहां बना दिया, सेम कंडीशंस पे बस हर एटम में न्यूक्लियस भी होगा, हां सर, और हर एटम में बच्चे इलेक्ट्रॉन भी होगा, हां सर। यहां तक समझ में भी आ रही है? थोड़ा ध्यान दो कि सर क्या ये बात सच है कि ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं और ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज हैं, तो क्या ये बात सच है कि सर सेम चार्जेस में रिपल्सन लगेगा? बिल्कुल सही। सिमिलरली बेटा यहां भी दोनों सेम चार्जेस हैं, रिपल्सन लगेंगे, बिल्कुल सही। यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि सर एटम्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी होता है और एटम्स के बीच में बच्चे रिपल्सन फोर्स भी होता है। दो तरह के फोर्स लग रहे हैं किसी भी एटम में। अब मान लीजिए दो लोग हैं, एक लड़का और एक लड़की, कोई भी है, एक मान लेते हैं बबलू है, एक बबली है। तो ये जो बबलू और बबली है ये दोनों पास आएंगे, क्योंकि भाई इन्होंने किसी कोचिंग में किसी इंस्टीट्यूट में इंस्टाग्राम पे देख लिया था। अब ये दोनों पास आएंगे क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अट्रैक्शन फोर्स क्यों लग रहा है सर? एक मेल एक फीमेल है, दोनों अपोजिटली है। यहां पे भी बेटा एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। जहां भी अपोजिट चार्ज होंगे बच्चे वहां अट्रैक्शन होगा। जहां भी बच्चे अपोजिट चार्ज होगा वहां अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल सही बोला आपने। और जहां भी सेम चार्ज होगा वहां रिपल्सिव होगा, जहां भी सेम चार्ज होगा वहां रिपल्सन होगा, हाँ या ना? अपोजिटली चार्ज में बच्चे अट्रैक्शन होगा और सेम चार्ज में बच्चे रिपल्सन होगा। मतलब अगर दो एटम्स पास आ रहे हैं इसका मतलब उसमें अट्रैक्शन फोर्स भी लगेगा और रिपल्सन फोर्स भी लगेगा। बोलो यहां तक क्लियर? If two atoms are coming closer, there will be attractive force as well as repulsive force. धीरे धीरे सारे पॉइंट्स को लिखेंगे। If two atoms are coming closer, अगर दो एटम्स को हम पास ला रहे हैं, और पास क्यों ला रहे हैं बच्चे? क्योंकि उनको बॉन्ड बनाना है। If two atoms are coming closer, then two types of forces are acting. Then two types of forces are acting. दो तरह के फोर्सेस बच्चे उस पे लग रहे हैं। पहला हो जाएगा आपके पास अट्रैक्शन फोर्स और दूसरा हो जाएगा आपके पास रिपल्सन फोर्स। पहला हो जाएगा बच्चे आपके पास अट्रैक्शन फोर्स और दूसरा तरह का जो फोर्स लगेगा बच्चे वो लग जाएगा बच्चे रिपल्सन फोर्स। हमने आपको यह भी एक्सप्लेन कर दिया कि कब अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, कब रिपल्सन फोर्स लग रहा है। अब दो एटम जब बहुत दूर हैं, ध्यान दीजिए, अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस की वजह से हो रहा है। दो एटम्स दूर दूर हैं तो एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। पहले का एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है। समझे? अट्रैक्शन फोर्स बड़ा होगा क्योंकि न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे, बहुत सारे चार्जेस हैं। लॉजिक समझिए, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, मतलब यहां पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों तरह के फोर्सेस हमारे पास बीच में सिस्टम में लग रहे हैं जब दो एटम्स पास आ रहे हैं। दोनों एटम्स दो तरह के फोर्सेस लगा रहे हैं, पास पास आ रहे हैं। एक अभी छोटा सा डायग्राम और बनेगा फिर समझ आएगा। यहां आइए, पहला एटम को हमने यहां बनाया, दूसरा एटम को बच्चे हमने यहां बनाया, सेम लगभग बना दिया है। चलिए मजेदार, सर इसका न्यूक्लियस है, इसका इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? जब दोनों दूर दूर हैं अपोजिट चार्ज पे जाके क्या करेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। अपोजिट चार्ज पे बच्चे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। अब अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा तो क्या ये दोनों एटम्स एक दूसरे की तरफ खींचे चले आएंगे? अगर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा तो क्या ये दोनों एटम्स एक दूसरे की तरफ खींचे चले आएंगे? हाँ। सिमिलर कंडीशन में इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन पे भी तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो दो तरह की अट्रैक्शन फोर्स लगेगी। ये वाला अट्रैक्शन फोर्स भी लगेगा, बिल्कुल सही है। यहां पे भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, लगाइए अट्रैक्शन फोर्स। मजेदार, सर यहां पे भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो दोनों तरफ से अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, मतलब एटम्स पास में आना चालू हो गए। जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, देखो दोनों तरह के फोर्सेस लगेंगे। जब दो लोग पास आ रहे हैं तो दोनों तरह के फोर्सेस लगेंगे, अट्रैक्शन फोर्स भी रिपल्सन फोर्स भी। लेकिन जब दोनों बहुत दूर होते हैं, एक दूसरे को भी जानते नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है, खूब अट्रैक्शन है आपस में, खूब अट्रैक्शन है। लेकिन जैसे जैसे वो पास आना चालू होते हैं तो पता चलता है एक दूसरे की हरकतें, पता चलता है एक दूसरे की रियलिटी, और फिर वहां से लड़ाइयां चालू होती है।
भाई जब दूर दूर थे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे जैसे बात होना चालू हुआ, करीब आने चालू हुई, लड़ाइयां चालू हो जाती है, एक एक हरकतें पता चलना स्टार्ट हो जाता है। सिमिलर विथ एटम्स, जब दोनों एटम्स दूर दूर थे तो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है एज कंपेयर टू रिपल्सन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है रिपल्सन फोर्स से जब दोनों एटम दूर दूर है। अब देखो, दोनों एटम बच्चे दूर दूर हैं, अट्रैक्शन फोर्स उसको खींच रहा है, पास ला रहा है, पास ला रहा है, पास ला रहा है, पास ला रहा है। एक टाइम आएगा, अब दोनों ही लग रहे थे, अट्रैक्शन भी लग रहा था, रिपल्सन भी लग रहा था, लेकिन अट्रैक्शन ज्यादा था इसलिए पास आ रहे हैं। अब एक टाइम आएगा कि रिपल्सन भी बढ़ते 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 थोड़ा बढ़ गया और अट्रैक्शन के बराबर हो गया। ध्यान दीजिएगा, इनिशियली क्या होता है आपके पास, अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स। इनिशियली अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स। मैं आपको बहुत बेसिक लेके जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा बेसिक। एक बार भी शायद आपने केमिकल बॉन्डिंग का नाम भी नहीं सुना होगा, तब समझ आएगा, तब भी समझ आएगा। मतलब इनिशियल कंडीशन में बेटा अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, टाइम बढ़ने के साथ एटम्स पास आ रहे हैं। अब एटम्स पास आएंगे तो बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव पास आएगा, बेटा एटम्स पास आएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव पास आएगा। अब पॉजिटिव पॉजिटिव पास आएगा मतलब रिपल्सन भी बढ़ना चालू हो जाएगा। तो जैसे जैसे एटम्स पास आ रहे हैं, रिपल्सन फोर्स बढ़ना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे एटम्स पास आ रहे हैं, रिपल्सन फोर्स बढ़ना चालू हो गया, और रिपल्सन फोर्स बढ़ गया, इसका सीधा मतलब हो गया कि सर जिस टाइम पे अट्रैक्शन और रिपल्सन बराबर हो जाएंगे वहां पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। नोट्स भी दे देंगे, टेंशन मत लीजिए। अच्छा, ये यहां पे सबसे पहला कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन लिखेंगे। यहां पे मैंने पहले आपको एक कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, मैंने आपको बच्चे बॉन्ड फॉर्मेशन समझाया। एक बार एक क्विक रिकैप देता हूं, फिर आपको कंडीशन भी समझाता हूं। आइए देखिए, अभी तक मैंने जो बताया केमिकल बॉन्ड क्यों होता है, तो दो एटम्स जब पास आएंगे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कैसे? ऑक्टेट कंप्लीशन से। ऑक्टेट कंप्लीशन कैसे आएगा? फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से। ठीक है सर, क्यों पास आते हैं? क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, पास कैसे आएंगे मैं वो समझा रहा हूं। जब दो एटम्स बहुत दूर दूर थे तो अट्रैक्शन फोर्स बड़ा था, अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों को पास ला रहा है, लेकिन जैसे ही पास आए हैं, इसका प्लस इसके प्लस के साथ रिपल्सन लग रहा है, इसका माइनस इसके माइनस के साथ रिपल्सन लग रहा है। मतलब जैसे ही पास आए हैं बच्चे, यहां पे रिपल्सन फोर्स भी लग रहा है। इनिशियली अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर, ध्यान दीजिएगा, पहला इनिशियली शुरुआत में अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स। कॉन्सेप्ट में बच्चे नाच जाएंगे आप लोग, इतना कॉन्सेप्ट सही होगा। अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स। इनिशियली अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स, तो क्या होगा? एटम्स कम क्लोजर। एटम्स क्या होते हैं बेटा? पास आना चालू होते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्सन होगा। थोड़े टाइम के बाद जब एटम्स पास होना चालू होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स और बच्चे रिपल्सन फोर्स क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स बराबर हो जाएगा। जब ना उतना ज्यादा प्यार है ना उतना ज्यादा लड़ाइयां हैं, उसी टाइम पे बेटा शादी कर दी जाती है। जैसे ही अट्रैक्शन इक्वल टू रिपल्सन हो जाएगा बेटा, यहीं पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, यहीं पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। अब एक बार बॉन्ड फॉर्म हो गया, इसके बाद भी अगर क्लोज लाते हो हाईली रिपल्सन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तीसरा कंडीशन कि इनिशियली अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर, एटम कम क्लोजर। जब अट्रैक्शन और रिपल्सन बराबर हो गए है ना, एटम्स बिकम स्टैटिक। एटम्स जो है वो स्टैटिक हो जाता है, मतलब रुक गया एटम, अब पास नहीं आ पा रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन भी उतनी है, रिपल्सन भी उतना ही है, प्यार मोहब्बत भी उतना ही है और लड़ाई भी उतनी है। अच्छा सर, अब मान लीजिए अगर हम मोर क्लोजर, इफ वी ब्रिंग मोर क्लोज, इफ वी ब्रिंग एटम्स मोर क्लोजर, अगर हम बच्चे एटम्स को और पास लाते हैं, अब बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन आ गई, और पास लाओगे तो बेटा प्लस और प्लस बहुत पास आ गए, माइनस और माइनस बहुत ज्यादा पास आ गए, रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पे क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा रिपल्सन फोर्स से। शायद ये 10-20% ही समझ में आया हो, और इतना ही आता है ऑन एन एवरेज, और इतना ही आता है बच्चे ऑन एन एवरेज। लेकिन 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 5 मिनट और लूंगा और ये सारी चीजें यहां पे सेट होगा। 2 मिनट 5 मिनट दीजिए, पहले ये लिख लीजिए
क्योंकि ये थ्योरी भी लिखना आपको जरूरी है। लेक्चर प्लानर में क्या है, नमस्ते चैट शो नहीं हो रहा है बेटा, शोएल बेटा चैट स्लो हो रहा है। लेक्चर प्लानर में सारा चीज मेंशन्ड है, आयनिक बॉन्ड आज लिखा हुआ है बिल्कुल। हाय बच्चों, हाय, आप सब लोग हाय भी बोल रहे हैं, नाइस बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच। नमस्ते गुरुजी बोल रहे हैं, नमस्ते आपको, लिख लिया है सर, थैंक्स, बहुत बढ़िया। अब सब लोग पेन कॉपी छोड़ के थोड़ी देर मेरी तरफ देखेंगे। इनिशियली एटम्स बहुत दूर दूर थे, इनिशियली एटम्स बहुत दूर दूर थे। हाँ जी, इसका न्यूक्लियस किसके इलेक्ट्रॉन पे मारेगा? आपके कमेंट्स में आंसर दिखने चाहिए कमेंट्स में। सर इसका प्लस इसके माइनस से अट्रैक्ट हो रहा है, मजा आ गया। सिमिलर कंडीशन में सर इसका भी न्यूक्लियस इसके माइनस से अट्रैक्ट हो रहा है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया सर। सर यहां पे जब एटम्स दूर दूर थे तो अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स था। अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स है तो दोनों एटम्स बच्चे पास आएंगे। अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स है, दोनों एटम्स पास आएंगे। अब दोनों एटम्स पास आ रहे हैं तो पहला यहां दोनों एटम्स थोड़ा सा पास आ गए हैं, तो बेटा दोनों एटम्स इधर रख दो, दोनों एटम्स पास आ गए हैं। वो भी थोड़ा चला है और ये भी थोड़ा चल दिया। अब अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स से बड़ा है तो दोनों एटम्स पास आए, लेकिन जैसे ही पास आया तो क्या इसका इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस रिपल्सन फोर्स लगाएगा? सिमिलरली इसका इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फोर्स लगाएगा, बिल्कुल सही। तो जब एटम्स पास हो गए हैं तो बच्चे अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिपल्सन फोर्स हो जाता है। अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स पे आके स्टैटिक हो जाता है, ठीक है। अब अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स में एटम्स दूर नहीं होते, क्या होते हैं वो मैं बता देता हूं। पहला बॉन्ड यहां बनाइए, दूसरा आपके पास यहां बनाइए, ये रहा। अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिपल्सन में रिपल्सन स्टार्ट हो गया क्योंकि पास आने स्टार्ट हो गए। अब पास आने स्टार्ट हो गए, ये देखो इसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन यहीं पे जाके बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। क्लियर है? नेटवर्क इशू हमारी तरफ से नहीं होगा, शायद आपकी तरफ से होगा। अब देखो यहां पे रिपल्सन समझ में आ रहा है, दोनों में, माइनस माइनस में और प्लस प्लस में। हाँ सर, तो कंडीशन नंबर 1, जब एटम्स बहुत दूर दूर थे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा था, एटम्स पास आए। कंडीशन नंबर 2, जब एटम्स पास आए हैं तो रिपल्सन फोर्स का बढ़ना स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। अट्रैक्शन डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है और रिपल्सन का बढ़ना स्टार्ट हो गया है। अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है और रिपल्सन फोर्स बढ़ रहा है। एक टाइम आएगा जब अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स बराबर हो जाएंगे, और बराबर होने की कंडीशन को ही बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन कहते हैं। इसके बाद भी अगर एटम को पास ला रहे हो तो बहुत तगड़ा रिपल्सन होगा और एनर्जी बढ़ जाएगी। इसके बाद भी जब अट्रैक्शन इक्वल टू रिपल्सन हो गया, इसके बाद भी अब अगर एटम पास में ला रहे हो तो बेटा एनर्जी बढ़ जाएगी, रिपल्सन हो गया। समझ में आया? क्लियर हुआ? एक एग्जांपल और, वो एग्जांपल कहां है? इस पे आएगा, वो एग्जांपल इस पे समझाता हूं, आइए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने फिजिक्स में शायद पढ़ा होगा, K(Q1Q2)R, ठीक है ना। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री कितना रिलेट करता हूं, रुक जाइए। अब क्या होगा, मैंने पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का एक ग्राफ बनाया। मैंने यहां पे बच्चे पोटेंशियल एनर्जी रखा और मैंने यहां पे बच्चे आर का मतलब रेडियस रखा है। वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस पे रेडियस। अगर मान लीजिए आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी कम है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं आर को इंफिनिटी रख दूं तो बच्चा आर को इंफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी 0। अगर मैं आर को इंफिनिटी रख दूं तो बच्चा पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं आर को इंफिनिटी रख दूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं आर को इंफिनिटी रख दूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए मैंने जब आर बहुत ज्यादा दूर है, जब आर इंफिनिटी है, तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने 0 रख दिया। ठीक है सर। अब क्या हो रहा है? अब एटम्स पास होना आना चालू कर रहे हैं, मतलब आर कम हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक कहानी उससे पहले। कहानी यह है कि जब जब अट्रैक्शन होता है, कहानी यह है कि जब जब बच्चे अट्रैक्शन होता है, इन दैट केस एनर्जी रिलीज होनी है। जब जब अट्रैक्शन होता है, कहानी का यहां फॉर्मूला, मान लीजिए आप किसी से अट्रैक्शन हो गया, मान लीजिए क्लास का नंबर 1 और नंबर 2 का बेंच से आप लोगों को अट्रैक्शन हो गया। अब अट्रैक्शन हो गया तो मूवी दिखाने लगे होंगे, कुछ 500 रुपए खर्च, रेस्टोरेंट में ले गए होंगे 2000 रुपए खर्च, कुछ शॉपिंग कराने ले गए होंगे 10,000 रुपए खर्च, है ना। तो बेटा जब जब अट्रैक्शन होता है यहां पे एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज। ये लिख लीजिए कॉपी में बेटा,
पूरे केमिस्ट्री में काम आएगा। जब जब अट्रैक्शन होता है तब तब एनर्जी रिलीज होता है। अच्छा, जब जब रिपल्सन होता है तो बेटा रिपल्सन का मतलब लड़ाई होगी। अब लड़ाई हो गई तो दोनों का टेम्परेचर बढ़ा है, उधर वो भी टेम्परेचर बढ़ाया हुआ, इधर भी हाई टेम्परेचर है, तो बेटा यहां पे एनर्जी इंक्रीजेस या एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी इंक्रीज होगा और बच्चे एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। आज की क्लास में आपको बस थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ना सिखा रहा हूं, कल से बॉन्डिंग मेजरली स्टार्ट होगी, आज तो हम पढ़ना सिखा रहे हैं। तो जब जब अट्रैक्शन हो रहा है तब तब एनर्जी रिलीज होगा और जब जब रिपल्सन हो रहा है एनर्जी बढ़ जाएगी। अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज हो रहा है मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा, रिपल्सन में एनर्जी बढ़ रहा है डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा। एनर्जी रिलीज को एंथैल्पी से ऐसे डिनोट करते हैं, एनर्जी इंक्रीज को एंथैल्पी से ऐसे डोनेट करते हैं। बोलो क्लियर है? अट्रैक्शन क्या होता है राजू कुमार? बहुत बढ़िया बेटा, एक बहुत सख्त डॉक्टर की आपके लाइफ में जरूरत है, एक बहुत सख्त डॉक्टर की आपके लाइफ में जरूरत है। आइए अब देखो यहां पे आर की वैल्यू अगर आप बढ़ा देते हो तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। व्हेन आर इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, तो आर की वैल्यू बढ़ा दी तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा यहां पे आ चुका है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, दोनों एटम्स पास आ रहे हैं। बोलो आर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? दोनों एटम्स पास आ रहे हैं, आर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? एकदम इंटरेक्टिव लेक्चर रखिए। दो एटम्स बहुत दूर दूर थे, आर इक्वल टू इंफिनिटी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, लेकिन दोनों एटम्स अब अट्रैक्शन फोर्स की वजह से पास आ रहे हैं। आर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बेटा पहले आर ज्यादा था, अब आर कम हो गया ना। मेरी हाथों में देखो, पहले आर ज्यादा था, अब आर कम हो रहा है। बहुत बढ़िया, अब आर कम हो रहा है, जब आर कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ध्यान दीजिए इधर, आर जब एटम्स पास आ रहे हैं तो आर कम हो रहा है, आर कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी जीरो से बढ़ के बेटा इधर आ गया। आपने भाई आपको लग रहा है पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, मैंने बोला बढ़ना चाहिए। बेटा मैग्नीट्यूड में बढ़ रहा है। देखो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे कुछ तो होगा, 100 जूल, 200 जूल, 300 जूल, 400 जूल, ऐसा होगा ना। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली बढ़ रहा है जब आर कम हो रहा है। देखो यहां पे आर की वैल्यू कम हो रही है, एटम्स पास आ रहे हैं, आर कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ गया। हाँ सर, पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ गया, लेकिन अट्रैक्शन है ना भाई, दोनों एटम्स क्यों पास आ रहे हैं? अट्रैक्शन से, इसलिए एनर्जी रिलीज हुई है, नेगेटिव हुआ है। मैग्नीट्यूड में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है, आर के कम होने से मैग्नीट्यूड में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है, लेकिन आर के कम होने से मैग्नीट्यूड में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है, लेकिन अट्रैक्शन हो रहा है ना, तो एनर्जी रिलीज होगा ना। एनर्जी रिलीज हो गया, नेगेटिव एनर्जी। मजा आ गया? समझ में आया यहां तक? यहां पे देखोगे आर इंफिनिटी है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। जैसे जैसे आर छोटा हो रहा है, आर कम हुआ, पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ना चाहिए। देखो पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड में बढ़ चुका है। ओके, अब एक ऐसा क्षण आया होगा जब अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू रिपल्सन फोर्स आ गया। एक ऐसा क्षण आया होगा जब अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू रिपल्सन फोर्स हो जाता है। तो सर अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू रिपल्सन फोर्स, इसके बाद एनर्जी रिलीज नहीं हो सकती। अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू रिपल्सन फोर्स, इसके बाद एनर्जी रिलीज नहीं हो सकती। ठीक है, यहां पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी, हो गया होगा। अब आइए सर, आर की वैल्यू हमने बढ़ा दी, एक सेकंड रुकना। आर की वैल्यू हमने छोटे की, पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड में बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड में बढ़ रहा है। हाँ, अब सुननेगा। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं सर, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक सेकंड, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। देखिएगा, इस वाले पार्ट में सर अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स। एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ, 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 लेकिन इस पॉइंट पर आकर अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू रिपल्सन फोर्स हो चुका है। इस पॉइंट पे आके अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू रिपल्सन फोर्स हो चुका है। और जिस पॉइंट पर अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू रिपल्सन फोर्स हो जाता है, यहीं पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, जहां पे ना ज्यादा प्यार है ना ज्यादा लड़ाई है, दोनों ही बराबर हैं, तो बेटा शादी हो जाएगी, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन एक बार बॉन्ड बन चुका है और पास लाओगे, ध्यान दीजिए, एक बार बॉन्ड बन चुका है और पास लाओगे तो प्लस प्लस और पास आएगा, और पास में रिपल्सन बढ़ेगा, तो और पास में रिपल्सन होगा, एनर्जी बढ़ेगा, और पास में आने से रिपल्सन बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा। मतलब यहां पे बॉन्ड बन चुका है, इसके बाद भी अगर पास ला रहे हो तो खट से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। बोलो यहां तक समझ में आया? बोलो यहां तक समझ में आया?
कि सर जब यहां पे देखिए एटम्स बहुत दूर था, पोटेंशियल एनर्जी 0, जैसे जैसे पास आना चालू हुआ आर की वैल्यू कम हो गई। सर आर कम हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड में बढ़ गया, लेकिन माइनस की तरफ क्यों बढ़ा? क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा था सर, अट्रैक्शन फोर्स यहां हावी था, अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होगा। एक टाइम पे अट्रैक्शन और रिपल्सन बराबर हो जाएंगे। हाँ सर, जिस टाइम पे अट्रैक्शन और रिपल्सन बराबर होगा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, और बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद भी अगर एटम्स को पास ला रहे हो तो एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है, बॉन्ड बन चुका है, अब एटम्स यहां पे आ चुका और पास लाओगे तो रिपल्सन हो गया, रिपल्सन से खट से एनर्जी बढ़ गई। बोलो चमका कि नहीं चमका? मजा आया कि नहीं मजा आया? बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए अब आ जाते हैं यहां पे अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू रिपल्सन फोर्स इस पॉइंट पे हुआ था, इस वाले जोन में रिपल्सन फोर्स इज ग्रेटर देन अट्रैक्शन फोर्स, इस वाले जोन में, इस लाइन के इधर, ठीक है ना। ये जो लाइन आपके लिए बनाया है, ये लाइन जो बनाया है, रिपल्सन फोर्स इज ग्रेटर देन अट्रैक्शन फोर्स, ये लाइन जो बनाया है अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स, और ये जो पॉइंट बनाया है इस पे अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिपल्सन फोर्स है। यहां पे बॉन्ड बन रहा है। अब बॉन्ड बन रहा है तो ये जो डिस्टेंस होगा आर, इस आर को क्या हम बॉन्ड लेंथ बोलेंगे? जिस आर पे बॉन्ड बन रहा है वही तो बॉन्ड लेंथ होगा। जिस आर पे, जिस रेडियस पे बॉन्ड बन रहा है वही तो बॉन्ड लेंथ होगा। अच्छा सर, ये वाला जो पार्ट है क्या ये बॉन्ड एनर्जी होगा? ये वाला जो पार्ट है क्या ये बॉन्ड एनर्जी होगा? क्योंकि बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज हुई है। क्यों सर बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज क्यों हुई है? बॉन्ड बना ही अट्रैक्शन की वजह से हुआ है, अट्रैक्शन की वजह से दो पास आए हैं। केमिकल बॉन्डिंग का पहला वर्ड द अट्रैक्शन फोर्स व्हिच बाइंड्स टुगेदर, अट्रैक्शन फोर्स है इसलिए एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा एच नेगेटिव, अट्रैक्शन बॉन्ड एनर्जी इज नेगेटिव। क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पे बच्चे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर वाला ग्राफ आया, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर वाला ग्राफ आपके पास आया। नेक्स्ट इज कंडीशंस फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, नेक्स्ट इज आपके पास आएंगे कंडीशंस फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, यही आएगा, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड। सबसे पहले बेटा दो एटम्स, देखो यहां पे स्टेप नंबर 1, दो एटम्स दूर दूर है, ठीक है, तो यहां पे अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स होगा, ठीक है, इसकी वजह से एटम्स कम क्लोजर, एटम्स कम क्लोजर, एटम्स बेटा पास आना चालू होते हैं। अब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा क्यों है? वाई अट्रैक्शन फोर्स? अपोजिट चार्जेस में, अट्रैक्शन फोर्स कहां लग रहा है बेटा? अपोजिट चार्ज के अंदर, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है अपोजिट चार्ज के अंदर। नेक्स्ट अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है अपोजिट चार्ज के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जैसे ही आया बेटा, जैसे ही एटम्स क्लोज आने लगे, ये पहला एटम, एक सेकेंड, जैसे ही एटम क्लोज आने लगे, ये पहला हुआ और ये बच्चे दूसरा हो गया, ठीक ना। अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिपल्सन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिपल्सन फोर्स, ठीक है ना। एटम्स बिकम स्टैटिक, एटम्स बिकम स्टैटिक, एटम्स बच्चे आके वहीं पे रुक जाता है। अच्छा, इसके अगले वाला लाइन में लिखूंगा, यहां पे क्या होगा कि दूसरे स्टेप में अट्रैक्शन फोर्स कम होना चालू होगा, रिपल्सन फोर्स बढ़ना चालू होगा, ठीक है ना। एटम्स पास आए हैं, पास आने से क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा। रिपल्सन फोर्स क्यों बढ़ रहा है? पॉजिटिव पॉजिटिव पास आ रहा है। तीसरे स्टेप में सर ये वहां तक पास आते हैं जहां पे दोनों के फोर्स बराबर हो जाए, ये वहां तक पास आते हैं जहां दोनों फोर्स बराबर हो जाए, और जहां दोनों फोर्स बराबर हो जाते हैं वहीं पे बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स, जहां दोनों फोर्स बराबर आ जाते हैं बच्चे वहीं पे बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगती है। क्लियर हुआ? समझ में आया? नेटवर्क इशू क्यों हो रहा है मुझे नहीं समझ में आया, मैं क्लास के बाद जरूर अपने टीम के लोगों को बता दूंगा, टेंशन नहीं है उसका, ठीक है। चलिए, दो न्यूट्रॉन नीट में बच्चे, न्यूट्रॉन नीट में भी क्या होगा अभी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो भी होगा बता दिया जाएगा। अब आते हैं अभी तो केमिकल बॉन्ड कैसे बन रहा है समझ में आया होगा। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये हाइड्रोजन है, आयनिक बॉन्ड की भी बात नहीं करेंगे, मान लीजिए बच्चे मेरे पास ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है सर, दूसरा आइटम हाइड्रोजन होगा, ठीक है सर, इसका न्यूक्लियस बगल वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है सर, तो ये वाला थोड़ा पास आया, क्योंकि एटम्स फोर्स लगा रहे हैं, एटम पास में आ जाएंगे। सर
थोड़ी देर बाद और फोर्स लगेगा और कुछ इस तरह से ओवरलैप होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। पास में क्यों आएगा? अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स। जब पास में आ रहा होगा तो रिपल्सन फोर्स बढ़ना स्टार्ट होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होना स्टार्ट होगा। एक ऐसा इंस्टेंस आएगा जहां पे अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू रिपल्सन फोर्स हो जाएगा, वहीं पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब कितनी बार बताऊं, अब कितनी बार बताऊं? सम क्रैक ऑडियो है, थोड़ा स्लो लिखें, ठीक है बच्चे? स्लो लिखें और ऑडियो को मेंटेन करें और नेटवर्क इश्यू सॉल्व करें। क्या क्या करें भाई, एक टाइम पे एक ही कर सकते हैं ना यार, ठीक है? ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, मैं बस अभी फॉर्मेशन बता रहा हूं, ठीक है ना? अभी आयनिक बॉन्ड नहीं बता रहा हूं, वो बता रहा हूं कोवलेंट बॉन्ड। चलिए, क्वेश्चन की कॉपी अलग बना सकते हैं, आपकी कोशिश होगी। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं जो आपके पास बच्चे केमिकल बॉन्ड होता है, जो देखो आप लोग ना उससे बहक जाते हो कि यार उस टॉपर ने ऐसे किया था तो मैं भी वैसे करूंगा तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। हर हीरो के, हर खिलाड़ी के सिक्स मारने का तरीका अलग है, आपका भी सिक्स मारने का तरीका अलग होता है, ठीक है? तो किसी पे उस करिएगा। अब देखिए, केमिकल बॉन्ड आपके पास दो तरह के आएंगे। एक को कैटेगराइज किया गया है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में, एक को कैटेगराइज किया गया है बच्चे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में, और दूसरे को कैटेगराइज किया गया है वीक बॉन्ड में। केमिकल बॉन्ड दो तरह की क्लासिफिकेशन है, एक को बच्चे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दूसरे को बच्चे वीक बॉन्ड। थोड़ा और समझिए सर, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये प्राइमरी बॉन्ड होता है। ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है मेरे प्यारे दोस्त, इसी को हम प्राइमरी बॉन्ड भी कहते हैं। ये जो वीक बॉन्ड होता है इसको हम सेकेंडरी बॉन्ड कहते हैं। अब बच्चे सोचेंगे कि सर आपको कैसे पता चला कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है? वैसे बॉन्ड जिसको तोड़ने में एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू 42 किलो जूल पर मोल लग रहा है, वैसे बॉन्ड जिसको तोड़ने में ग्रेटर देन इक्वल टू 42 किलो जूल लग रहा है, और वैसे बॉन्ड जिसको तोड़ने में 42 किलो जूल पर मोल से कम एनर्जी लग रहा है। वैसे बॉन्ड जिसको तोड़ने में 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा एनर्जी लग रही है, और वैसे बॉन्ड जिसको तोड़ने में 42 किलो जूल पर मोल से कम एनर्जी लग रही है। अच्छा, तो इस बिहाफ पे हमने क्लासिफिकेशन करी। अब एक और चीज देखो सर, ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसमें कौन कौन सी आती है? तो जो हमें पहले पढ़ना है वो है आयनिक बॉन्ड, वो हमें पहले पढ़ना है। और ये आयनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आता है। इसको तोड़ने में 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सर जो हमें पढ़ना है कोवलेंट बॉन्ड, वो कोवलेंट बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको भी तोड़ने में 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तीसरा, सर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको भी तोड़ने में 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, इसलिए मैंने इसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्राइमरी बॉन्ड की कैटेगरी में डाल दिया। जो हमारे पास मेटालिक बॉन्ड है इसको भी तोड़ने में 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो ये भी आपका क्या हो गया? प्राइमरी बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। लेकिन कुछ ऐसे बॉन्ड हैं जो बच्चे वीक बॉन्ड है। अब वीक बॉन्ड में भी दो कैटेगरी है, वीक बॉन्ड में भी दो कैटेगरी है। ऐसे बॉन्ड एनर्जी जिसका 8 से 42 किलो जूल पर मोल है, 8 से 42 के, ऐसे बॉन्ड जिसको तोड़ने में 8 टू 42 किलो जूल पर मोल मिल रहा है, या फिर ऐसे बॉन्ड जिसको तोड़ने में 8 टू 8 किलो जूल पर मोल लग रहा है। पूरी एनर्जी का गेम है कि जिसको तोड़ने में 42 से ज्यादा एनर्जी लग रहा है उसको इधर रख दिया, जिसको 8 से 42 लग रहा है इसको हम बेटे हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे बच्चे? हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। और अगले वाले में मेरे प्यारे दोस्त इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद इधर आ जाएगा वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इतना कमजोर बॉन्ड है कि बच्चे इसको हम बॉन्ड भी नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड, प्राइमरी बॉन्ड, सेकेंडरी बॉन्ड। कैसे क्लासिफाई किया? बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे। 42 से ज्यादा लगेगा, 8 से 42 और 2 से 8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं। जैसे हमने केमिकल बॉन्ड में ये किया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जैसे हमने केमिकल बॉन्ड में ये किया बच्चे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड, यहां से अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड। अब एक्चुअल केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। मैं वो हर लाइन लिखाऊंगा जो आपके क्लास में, जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आप खोलिए, पढ़ाई स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग का, आयनिक बॉन्ड। अब मेरे से पढ़ने का मजा आएगा आपको। यहां देखिए सब लोग, एक भी डेफिनेशन रटना नहीं है,
सारे लोग एक बताएंगे और मैं 5 डेफिनेशन बताता हूं, क्योंकि इनऑर्गेनिक में स्टेटमेंट टाइप में 5 पूछे जाएंगे। पहला आइए, आयनिक बॉन्ड क्या होता है? तो सर ऐसा बॉन्ड जो आयंस के बीच में बने, आयंस का बॉन्ड आयनिक बॉन्ड, आयंस के बीच में बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड, किसी भी तरह से समझ सकते हैं। बॉन्ड बिटवीन आयंस इज आयनिक बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन आयंस इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। पहला स्टेटमेंट कि सर यहां पे तो क्लियर है, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन आयंस। एकदम बेसिक से चलिएगा, कोई भी घबराने की बात नहीं है। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन आयंस। आपने कितने आयंस के बारे में आज तक सुना है? तो सर आपने सुना होगा पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, मतलब केटाइन और एनायन। हाँ सर, तो यहां पे आएंगे द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन आयंस, फिर आएंगे द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन केटाइन एंड एनायन। आयंस मतलब क्या? द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन केटाइन एंड एनायन। अरे वाह, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन केटाइन एंड एनायन। केटाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज। बहुत अच्छा, केटाइन का मतलब बच्चे पॉजिटिव चार्ज, एनायन का मतलब बच्चे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलिए, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे हैं इनर्ट गैस क्या होता है, तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि पूरा एकदम 11th भी कराना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन केटाइन एंड एनायन हो गया आयनिक बॉन्ड। अब मुझे बताओ केटाइन कौन बनाता है और एनायन कौन बनाता है? इसका मतलब सर केटाइन वो बनाएगा जो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है सर? इलेक्ट्रॉन के लॉस से। और नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है सर? इलेक्ट्रॉन के गेन से। हाँ जी सर, इतना हमने पढ़ा है। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन करता है? सर जी इलेक्ट्रॉन का लॉस हमारा हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। प्यारी सी मैडम हुआ करती थी जिन्होंने हमें पढ़ाया था, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन इज आयनिक बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज आयनिक बॉन्ड? और ये प्रीवियस ईयर में स्टेटमेंट टाइप में पूछा गया है। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, the bond formed between metal and non-metal, the bond formed between metal and non-metal is ionic bond. The bond formed between metal and non-metal is ionic bond. बहुत बढ़िया, the bond formed between metal and non-metal is ionic bond। दूसरा, एक और बात बोलो सर, मेटल ये अलग कैटेगरी है, नॉन मेटल ये अलग कैटेगरी है, दोनों डिफरेंट है। अब एक बार एग्जामिनर पूछा आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन डिफरेंट नेचर ऑफ एलिमेंट, क्या ये सही है कि गलत है? अब मुझे बताओ, द आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन डिफरेंट नेचर ऑफ एलिमेंट्स, ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। पता है कैसे? सर मेटल डिफरेंट है, नॉन मेटल डिफरेंट है, इसका नेचर डिफरेंट है। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। बात समझ में आया? तो वो स्टेटमेंट भी लिखना है जिससे सवाल बनते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं मेरे नोट से सवाल आ जाएंगे, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन डिफरेंट नेचर ऑफ एलिमेंट्स, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन डिफरेंट नेचर ऑफ एलिमेंट्स इज आयनिक बॉन्ड, बिटवीन डिफरेंट नेचर ऑफ एलिमेंट्स इज आयनिक बॉन्ड। अभी कोवलेंट में एकदम उल्टा है, वो सेम नेचर ऑफ एलिमेंट बनता है, मेटल नॉन मेटल बनता है। अच्छा सर, आयनिक बॉन्ड के इतने सारे पार्ट्स हो सकते हैं, सोचा भी था क्या? नहीं, लेकिन इतनी बारीकियों से तोड़ के पढ़ोगे, इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसके बाद जब क्वेश्चन करोगे तो लगेगा यार छक्का ही छोड़ा दिया हमने। आ जाओ अब जो एक और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, सर द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन डिफरेंट नेचर ऑफ एलिमेंट्स इज आयनिक बॉन्ड। बहुत अच्छा, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। हाँ सर, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। हाँ सर, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पकड़ रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वही वाला इलेक्ट्रॉन तो पकड़ लेगा। ध्यान दीजिए, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन मेटल लूज कर रहा है वही इलेक्ट्रॉन तो नॉन मेटल एक्सेप्ट करेगा। कहने का मतलब है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, और इस तरह से आयनिक बॉन्ड बनता है। अब इसको डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे समझे आप? सर मेटल से नॉन मेटल में कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, जो इलेक्ट्रॉन मेटल छोड़ता है वही इलेक्ट्रॉन मेटल एक्सेप्ट कर लेता है। द बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां हो रहा है?
मेटल से नॉन मेटल में। ये वाला डेफिनेशन आपको हर जगह मिलेगा। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसी को लिख लीजिए बेटा, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, फ्रॉम मेटल, एक सेकेंड, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। मजा ही आ गया होगा सर। अभी तक देखो हर एक लाइन, अब एग्जामिनर ना कंफ्यूज होगा, पूछे तो पूछे कहां से, सब तो लिख दिया यहां पे। एक और थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बट चलेगा, यहां पे आइए। द बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। दूसरा एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपके उसमें आया था जेईई मेंस में। अब जेईई मेंस में कहता है कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। भाई जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करने से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन के गेन करने से नेगेटिव चार्ज आता है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझिए, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब जो मेटल्स होते हैं बच्चे ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। वाओ। और जो नॉन मेटल होते हैं इनके बारे में बोल दिया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। मजेदार हो गया क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो यहां पे लिखिएगा द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन electropositive and electronegative elements, the bond formed between electropositive and electronegative elements, ठीक है ना, is ionic bond। अब कोई भी मटेरियल, चाहे आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक, चाहे आप गुजरात से लेकर के इधर अरुणाचल प्रदेश तक चले जाइए, आयनिक बॉन्ड के थ्योरेटिकल क्वेश्चन में इससे बाहर नहीं बनता है। यही ऐसे ही पढ़ना होता है। एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप तैयार रहने चाहिए। अब देखो आयनिक बॉन्ड का ये डेफिनेशन आपको हर मास्टर कराएगा, लेकिन इसके अलावा ये सारे वीटी सर कराएंगे, उसका टेंशन मेरे पे छोड़ दीजिएगा, बस पढ़ते रहिए आप। अब आते हैं सर, इसके बाहर अब आयनिक बॉन्ड में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं बनते, ठीक है। अब आपके पास आता है एनर्जीज इन्वॉल्वड इन आयनिक बॉन्ड, वो भी समझाऊंगा एक एक करके, रटना नहीं है। ब्रिलियंट लेक्चर, थैंक यू यार, बहुत बढ़िया। द बॉन्ड फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बहुत बढ़िया यार। जो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है बेटा वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के गेन से रिडक्शन हो रहा है, ये भी ठीक है। द बॉन्ड फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देखो इसी को कहते हैं डिफरेंट डायमेंशन में सोचना। इतना तोड़ दो टॉपिक को कि बच्चा खुद ही सोचना स्टार्ट कर दे, है ना। समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, उस पे आयनिक बॉन्ड पे आगे बढ़ जाते हैं। कंडीशंस टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, यहां पे लिखेंगे कंडीशंस टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। कंडीशंस ना लिखे, लिखे एनर्जी, एनर्जी इन्वॉल्वड इन आयनिक बॉन्ड, एनर्जी इन्वॉल्वड इन आयनिक बॉन्ड। अब ये देखना खुद ही आप बोलोगे, इसमें थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल जो आपने पढ़ा होगा उसका वो आता है, उसका थोड़ा सा यूज आता है। बस इधर देखिए मेरी तरफ, भाई आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो सर मेटल और नॉन मेटल के मिलने से। तो पहली चीज सर मेटल का होना जरूरी है, और मेटल कैसे बनता है, तो सर आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन के लॉस से। फिर हम पूछेंगे दूसरी कौन सी आनी पड़ेगी, नॉन मेटल, मतलब इलेक्ट्रॉन के गेन से। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन से एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। भाई आपने पढ़ा है ना, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का लॉस। मेटल बनने के लिए बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, मेटल बनने के लिए बच्चे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व होगा। तो बेटा सबसे पहली बात, आयनिक बॉन्ड में कौन से एनर्जी लगेगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा। और ध्यान देने की बात यह है, आयोनाइजेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक होता है। ऑलवेज आयोनाइजेशन एनर्जी इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी हमें देना पड़ता है, एंडोथर्मिक का मतलब हमें एनर्जी देना पड़ता है, और जब भी एंडोथर्मिक आएगा डेल्टा एच पॉजिटिव। क्लियर है, समझ में आया, बढ़िया। नॉन मेटल कैसे होता है बच्चे, तो सर नॉन मेटल होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब नॉन मेटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, तो बेटा जब हम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो कौन सी एनर्जी होती है, हाँ
वही होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो दूसरा, आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये भी पढ़ा जाता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक, रेस्ट ऑल अदर सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक होते हैं। बट उस पे नहीं जाना है, बट उस पे नहीं जाना है। इसको ब्रैकेट में बच्चे लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में भी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब हम उसको पढ़ेंगे ना पीरियोडिक टेबल, तो वहां पे वो सारी चीजें डिस्कस होंगी। क्लियर है? डेल्टा क्या होता है बेटा, ये थर्मोडायनेमिक्स में आएगा। अभी देखिए, डेल्टा एच का मतलब है डिफरेंस ऑफ एनर्जी। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है ना? हायर माइनस लोअर इज डेल्टा, दिस इज अ डिफरेंस बेसिकली, ठीक है? तो मतलब कहने का मतलब है जो ओवरऑल एनर्जी है वो पॉजिटिव है, हमें देनी पड़ रही है। जो डिफरेंस ऑफ द एनर्जी है वो हमें देनी पड़ रही है, दैट इज एंडोथर्मिक। चलिए अब आते हैं, सर यहां पे मेटल का केटाइन बन चुका होगा, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करके केटाइन बन चुका होगा। नॉन मेटल सर इलेक्ट्रॉन लॉस करके एनाइन बन चुका होगा। अब केटाइन और एनाइन जब बॉन्ड बनाते हैं, ध्यान दीजिए, यहां पे जब भी केटाइन बनता है बेटा ये गैसियस फॉर्म में होता है, वरना आयनाइजेशन एनर्जी लगेगा ही नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी आइसोलेटेड गैसेस में लगता है। सिमिलरली ये भी आइसोलेटेड गैसेस में होता है। जब भी गैसियस केटाइन और गैसियस एनाइन, बेटा कुछ कुछ होता है यार, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। इस पॉजिटिव को नेगेटिव से देखने के बाद कुछ कुछ होता है आपके भी मन में और एटम के भी मन में। एटम को एनाइन देख के होता है, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज को देख रहे होता है। अगर आप लड़के हैं तो किसी और को देख के होता होगा, अगर आप लड़की हैं तो आप समझ जाइए। कीटाइन और एनाइन यहां पे अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा, इसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। कीटाइन और एनाइन का अट्रैक्शन होना तय है और लैटिस एनर्जी रिलीज्ड, लैटिस एनर्जी बच्चे वहां से रिलीज हो जाता है। एकदम सही है। मेटल में इलेक्ट्रॉन का लॉस है, आयोनाइजेशन एनर्जी होता है पहला एनर्जी इन्वॉल्व। नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। और जब केटाइन और एनाइन बन गया, इन दोनों में जो अट्रैक्शन होगा कुछ कुछ होगा, और जो होगा वो बेटा लैटिस एनर्जी यहां पे रिलीज होगी। अब देखिएगा, लैटिस एनर्जी रिलीज का मतलब हो गया बेटा लैटिस एनर्जी एक्सोथर्मिक होगा। और हो भी क्यों ना, लैटिस एनर्जी अट्रैक्शन से हो रहा है, अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होगी। और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच बेटा नेगेटिव होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। क्लियर है? लैटिस एनर्जी तो अभी पूरा डिटेल में पढ़ना है, लैटिस एनर्जी क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मेटल है, मान लीजिए हमारे पास एक मेटल है, व्हाट इज लैटिस एनर्जी भी थोड़ी देर। मान लीजिए हमारे पास एक मेटल केटाइन है, हमने यहां पे नॉन मेटल एनाइन बना दिया। मेटल केटाइन नॉन मेटल एनाइन, बच्चे ये मेटल का केटाइन है और ये नॉन मेटल का एनाइन है। प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा, प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होना तय है, प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा। जब भी मेटल केटाइन और नॉन मेटल एनाइन के बीच में बेटा अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होती है। जब मेटल केटाइन और मेटल एनाइन में अट्रैक्शन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। अब थोड़ी देर में टाइम दूंगा लैटिस समझाने पे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर में टाइम दूंगा लैटिस समझाने पे। लैटिस क्या है? तो देखो बच्चे, ये रहा पहला एटम, ये रहा बच्चे दूसरा एटम, ये रहा तीसरा एटम, ये रहा चौथा एटम, ये रहा पांचवा एटम, ये रहा बच्चे छठा एटम। और ऐसे गिनती करते रहिए, शाम होने का वेट करिए, और अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं तो भी करिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, आपको मना थोड़ी किया गया है। अब मैं आपको थोड़ा लैटिस समझाता हूं, आयनिक बॉन्ड का ही लैटिस समझा देता हूं, आपको समझ आएगा, टेंशन ना लीजिए। अब आयनिक बॉन्ड, NaCl एक एग्जांपल ले लेते हैं। सॉल्ट, नमक जो आप खाते हो ना, NaCl सोडियम क्लोराइड, हम पढ़ा देते हैं आपको। इसमें सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है, सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है, सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, 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 सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस। इसको कहते हैं लैटिस। मतलब एक केटाइन और एक एनाइन जब पास आके चिपक जाएं, जब एक केटाइन और एक एनाइन पास आके चिपक जाएं, केटाइन एनाइन पास आके चिपक जाएं, और एक लैटिस का मतलब एक पूरी डेफिनिट स्ट्रक्चर दे दे, दैट इज लैटिस। इसको कहते हैं लैटिस। अब केटाइन एनाइन पास आए होंगे, अट्रैक्शन हो गया होगा, अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होगी, मतलब लैटिस एनर्जी। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? सबसे पहले केटाइन बनेगा,
फिर क्या बनेगा, एनाइन बनेगा, और फिर दोनों पास आ जाएंगे, लैटिस बन जाएगा। हाउ इज आयनिक बॉन्ड फॉर्म? आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, पहले केटाइन बनेगा, दोबारा एनाइन बनेगा, जब केटाइन बन गया, एनाइन बन गया, तो खट से दोनों मिला के लैटिस बन जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां तक आपको मैंने बताया कि सर कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है आपके आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक, कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब आते हैं स्टेप्स इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। यहां पे आइए, स्टेप्स इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, कि बेटा आयनिक बॉन्ड में स्टेप इन आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के फॉर्म होने में कौन कौन से स्टेप्स लगेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा सर केटाइन फॉर्मेशन। स्टेप 1 में होगा केटाइन फॉर्मेशन। केटाइन फॉर्मेशन, सर सबसे पहले आयनिक बॉन्ड बनना है तो केटाइन का फॉर्मेशन होगा। स्टेप 2 में क्या होगा सर, एनाइन का फॉर्मेशन। स्टेप 2 में क्या होगा, दिस इज एनाइन फॉर्मेशन। और जब आपके पास बेटा केटाइन और एनाइन बन गए, जब आपके पास बच्चे केटाइन और एनाइन बन गए, देन आपके पास दोनों जब पास आते हैं तो लैटिस फॉर्मेशन हो जाता है, और इसी से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, आइए। सर जब भी केटाइन बनता है वो गैसियस एटम से बनता है, मेरी तरफ देखिएगा, जब भी केटाइन बनता है बच्चे गैसियस एटम से बनता है। अब ये गैसियस एटम में हमने इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी लगाया, और फटाक से जैसी आयोनाइजेशन एनर्जी लगाया बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, सोडियम प्लस गैसियस। ठीक है सर। स्टेप नंबर 2 में जैसे क्लोरीन गैसियस है, हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन लगाया, और बेटा आपके पास Cl माइनस गैसियस बन चुका है, और एनर्जी इज रिलीज्ड, और बच्चे एनर्जी रिलीज हो चुका है। जैसे हमने Na प्लस देखा, जैसे हमने Cl माइनस देखा, ये केटाइन और एनाइन आपके बन चुके हैं, केटाइन और एनाइन आपके बन चुके हैं। Na प्लस गैसियस, हाँ जी, और सर Cl माइनस गैसियस। Na प्लस गैसियस, Cl माइनस गैसियस, जब लैटिस एनर्जी रिलीज होगा, Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस, जब लैटिस एनर्जी रिलीज होता है, तो सर आपके पास NaCl सॉलिड, यही आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, हम इसको बैक नहीं कर सकते बेटा, अब शायद वीडियो में जो लाइव है, लाइव में बैक आप नहीं कर सकते, बट रिकॉर्डेड में आप कर पाएंगे। क्लियर है? जीत जी कह रहे हैं कि सर चैट थोड़ा देख लो। हाँ यार, चैट भी देख सकते हैं, बिल्कुल। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, न्यूट्रॉन नीट में देखते हैं यार। आनंद जी, अब इसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी प्रोटोन की बात हो रही है ना, क्लास 12th है ये। टाइम टेबल कैसे देखूं? टाइम टेबल बेटा ऐप पे अपलोड हो गया, प्रोटोन बैच में देखोगे टाइम टेबल दिख जाएगा। अमेजिंग हुआ, सुपर्ब हो गया। कैसे लगा आपको ये बताइए, अभी तक तो मैं आपसे पहली बार इंटरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, और शेर सिंह जी थैंक यू, बट मैं वहां तो था नहीं, तो कैसे मैं कैसे बताऊं? क्या बात है, मजा आया आपको? ऑल गुड, नाइस, ऑसम, बेस्ट लेक्चर, थैंक यू यार। अरे तुम इतना लिखोगे फिर तो मैं भावुक हो जाऊंगा। रुलाओगे क्या मुझे तुम, है ना? मुझे अब टिश्यू पेपर उठाना पड़ेगा, इतना भावुक मत हो जाया करो। बहुत खूब कुछ लिख रहे गधे, थप्पड़ मारूंगा, बहुत खूब। ये रेस्पेक्ट अलग होता है, तो दोस्त थोड़ी हूं मैं तुम्हारे। बहुत खूब सर, बहुत खूब, अरे मजा आ रहा है आपको। चलो इधर आओ, चलो आपसे पूछना ही बेकार है यार, आपसे पढ़ाते रहो, पूछना ही बेकार होता है। चलिए लैटिस एनर्जी के बारे में डिस्कशन करते हैं, है ना? लैटिस एनर्जी के बारे में डिस्कशन करते हैं। मजा आ गया, बहुत बढ़िया सर जी, थैंक्स। सर बाद में डाउट्स कैसे पूछें यार? डाउट्स के लिए वहां पे अभी सिस्टम बन रहा है, डाउट भी बन जाएगा आपके पास, है ना? डाउट रूम्स बन रहे हैं, उसमें भी बन जाएगा, आप पूछ सकते हैं। वीटी भैया थैंक यू यार, समृद्धि। चलिए खतरनाक पढ़ाते हैं। अब इसका मैं क्या समझू कि अच्छा पढ़ाता हूँ कि बेकार पढ़ाता हूँ? खतरनाक का कुछ, अब ये एडजेक्टिव ऐसा है कि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, क्या समझू इसका? ऑसम, अच्छा ठीक है, और ठीक है, लव्ड इट, बहुत बढ़िया, सुपर लेक्चर चल रहा है। अभी आएगा, अभी तो धीरे धीरे मुझे फॉर्म में आने दो पहले। जैसे जैसे मैं फॉर्म में आता जाऊंगा वैसे वैसे आपको और क्लैरिटी आएगी। आइए लैटिस एनर्जी की बात करते हैं। लैटिस एनर्जी क्या है कि जब 1 मोल केटाइन एंड 1 मोल एनाइन आपस में पास आते हैं, और जब एनर्जी रिलीज होती है वही लैटिस एनर्जी होती है। तो एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी क्या है? व्हेन 1 मोल केटाइन, when 1 mole cation and 1 mole anion, when 1 mole cation and 1 mole anion
कम क्लोजर, जब आप पास में आते हो, कम क्लोजर टू फॉर्म when 1 mole cation and 1 mole anion come closer to form lattice। ठीक है ना, जब 1 मोल केटाइन और 1 मोल एनायन पास में आते हैं और लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, when 1 मोल केटाइन and 1 मोल एनायन come closer to form lattice। ठीक है ना, the amount of energy released, the amount of, जब पास आएंगे तो बेटा अट्रैक्शन होगा, हाँ, तो अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड, is known as lattice energy। मतलब समझाता हूं, is known as lattice energy। अब जैसे क्या होगा, हमने सबसे पहले सर सोडियम प्लस केटाइन ले चुके हैं, Na प्लस गैसियस ले चुके हैं, फिर हम क्या करेंगे बच्चे, Cl माइनस गैसियस ले चुके हैं। अच्छा देखो, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, मैं जनरली वो कोटा वाले टर्म्स में या उस टर्म्स में नहीं पढ़ाता जनरली, है ना, मैं बहुत बेसिक चीजें लेगा, ऐसा लगेगा कि हम पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि नहीं, सफिशिएंट है कि नहीं, है ना, बट थोड़ा सा समय दोगे तो ये लेक्चर पता लगेगा। मैं बिलीव करता हूं बेसिक्स क्लियर करने में, मैं बिलीव करता हूं एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ाने में, और मैं बिलीव करता हूं नीट से बहुत बाहर ना निकल जाओ, ठीक है, तो मेरे पढ़ाने से क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे नीट वाले, ठीक है, सिलेक्शंस आपका नीट में हो जाएगा, और उसके आगे मैं अपना ज्ञान प्रदर्शित नहीं करूंगा यहाँ पे कभी भी, मेरा ये मानना रहा है। चलिए, अब सोडियम प्लस गैस और क्लोरीन माइनस गैस जब दोनों पास में आते हैं तो लैटिस का फॉर्मेशन होता है। अब लैटिस का फॉर्मेशन मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूं, Na प्लस गैस, Cl माइनस गैस, Na प्लस गैस, Cl माइनस गैस, Na प्लस गैस, Cl माइनस, Na प्लस गैस, Cl माइनस गैस, Na प्लस गैस, Cl माइनस गैस, Na प्लस Cl माइनस, 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 है जी, ठीक है। तो लैटिस जब बनता है तो देखो, एक मोल केटाइन आया होगा, एक एनायन, एक केटाइन, 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 एक एनायन, केटाइन एनायन, केटाइन एनायन, ठीक है, और अट्रैक्शन हुई होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ध्यान दीजिए, यहीं पे लिखना है एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब लैटिस एनर्जी इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब हो गया है, ब्रैकेट में लिखेंगे एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी बच्चे क्या होता है, रिलीज हो रहा है, और जब भी एनर्जी रिलीज हो रहा है तो डेल्टा एच नेगेटिव लिखेंगे। अब देखो, इसको निकालते भी हैं हम, जो ये हमारे पास लैटिस एनर्जी है, इसका हम कैलकुलेशन भी करते हैं थ्रू बॉर्न-हैबर साइकिल। जो हम लैटिस एनर्जी यहां पे पढ़ रहे हैं, इसको हम निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी थ्रू बॉर्न-हैबर साइकिल, ठीक है। एप्लीकेशन इज नॉट फंक्शनिंग वेल, धीरे धीरे करेंगे यार, आपका सपोर्ट चाहिए होगा। 90% डेटा यूज्ड, 480p पे देखिए, आप बहुत हैंडसम भी हैं, गजब हो यार तुम लोग। नेक्स्ट क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। आते हैं कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी हम लोग बॉर्न-हैबर साइकिल पढ़ते हैं, बॉर्न-हैबर साइकिल। कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी हम लोग बॉर्न-हैबर साइकिल से पढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी हम लोग बॉर्न-हैबर साइकिल से पढ़ते हैं। आइए एक एक करके बॉर्न-हैबर साइकिल वगैरह की बात करेंगे, अभी उसमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगा, अभी बहुत सारी चीजें, ठीक है। बैक स्लाइड कर दीजिए, हाँ जी भाई, बिल्कुल आपकी सर आंखों पे। एक्सोथर्मिक है, ये क्लास डेली कितने घंटे की होगी, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से 1.25 घंटे के बीच में, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से 1.25 घंटे के बीच में। और बच्चों, ईमानदारी से अगर आप पढ़ोगे, है ना, ईमानदारी से अगर आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। आपको मैं बता दूं एक और अच्छी बात, देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पे अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात करोगे ना, बायो की, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं इंडियाज बेस्ट, ठीक है ना। वैसे मतलब खुद से बोलना थोड़ा अजीब लगता है, बट फिर भी आपको रियलिटी पता होनी चाहिए, इंडिया की बेहतरीन, ठीक है। बाकी देखो, पढ़ने के लिए बहुत सारे अच्छे लोग हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, आपको पता है ये भीड़ लगा हुआ है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे इंडियाज बेस्ट, और ध्यान दीजिए ऑथेंटिक, ठीक है, स्लैश ट्रस्टेड। पहली बात तो आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को 360 में से 360 दिला चुके हैं, एक नहीं, दो नहीं बेटा, मतलब 1000-2000 भी बोलना कम होगा, 10,000-20,000 बच्चे आपके निकल जाएंगे। अभी तक 15 साल पढ़ाया इन्होंने, ठीक है, कोटा इधर उधर सब जगह पढ़ा चुके हैं। जहां तक बात है बच्चे केमिस्ट्री की, तो मैं कोशिश अच्छा कर लेता हूं, है ना।
यहां पे आपके सर्वेश सर मिलेंगे, सर्वेश सर मिलेंगे, ठीक है। यहां पे आपके सुभाष सर मिलेंगे, ठीक है ना, सुभाष सर मिलेंगे। ट्रस्ट में, आप तो जानते हो, मतलब सर्वेश सर को तो जानते होंगे और मुझे भी थोड़ा बहुत वीडियो देखे ही होंगे। सुभाष सर से एक बार आप पढ़ोगे ना तो रियलाइज होगा कि यार किस लेवल का डेप्थ में जाके इनऑर्गेनिक कवर कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक आया, हेलो बच्चों ऐसे करके अगर चले जाएं तो मजा नहीं आएगा। हमारे पढ़ाने से अगर आपका सिलेक्शन होता तो फिर यूट्यूब पे लोगों के वीडियोस या मेरी वीडियोस पे 1-1 मिलियन व्यूज है, मतलब 10 लाख बच्चे सिलेक्ट हो जाए थे। नहीं होता है, बहुत अच्छे से पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। मैं मिमिक्री आर्टिस्ट भी हूं, तो देखो मैं आपको ये आईओसी का जो है ना, आपके पास जो भी 15 क्वेश्चन आपके नीट में आएंगे, ऑलमोस्ट इस साल 16 आया था, तो 15 क्वेश्चन आपके नोट्स से ही मिलेंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। अब आपका पीरियोडिक टेबल भी कवर कराएंगे हम यहां पे, वो भी लास्ट में। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, पी ब्लॉक, ये आपको 12-3-36 लेक्चर में लगेगा। 12-12-12 केमिकल बॉन्डिंग, 12 कोऑर्डिनेशन, 12 और पी ब्लॉक 12, ठीक है। तो 12-12-12 लेक्चर के बाद आपके पूरा इनऑर्गेनिक फिनिश हो जाता है। फिर आता है मेटलर्जी, डीएनएफ ब्लॉक, 4 लेक्चर 4 लेक्चर, ठीक है। तो 10 लेक्चर वहां। तो वैसे तो मैंने बोल दिया 12-12-12, बट इसके बीच में हम लोग 1-2 एक्स्ट्रा क्लास लेके इसको मैक्सिमम 40 लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। पूरी इनऑर्गेनिक 40 लेक्चर में खत्म हो जाती है। आप कोटा में पढ़े होंगे, वहां भी 40 लेक्चर ही मिलता है। चलिए अब देखोगे, सर्वेश सर आपको बेटा यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप ट्रस्ट मानिए 15 क्वेश्चन, मतलब आप फिजिकल केमिस्ट्री में वो बोलना बड़ा मुश्किल होता है कि हमारे नोट से आ जाएंगे। इनऑर्गेनिक बोल सकते हो, ऑर्गेनिक बोल सकते हो, बट फिजिकल केमिस्ट्री में डेटा चेंज हो सकता है, बट उस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा। उस टाइप के क्वेश्चंस नोट्स में रहेंगे ही रहेंगे, डेटा चेंज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा ऑब्वियसली ऑलवेज। अगेन मैं जहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं, ये जो 15 क्वेश्चन रहेंगे नोट्स प्लस कॉन्सेप्ट मिला के रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि पूरे पूरे नोट से मिल जाए। इनऑर्गेनिक में क्या होता है ना, एनसीईआरटी से पकड़ता है वो, और अब हमने इतना साल पढ़ा लिया ना, इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ा दी ना, कि अब हमें पता है कि यार इस साल लगभग यही टाइप में क्वेश्चन आएगा, या इस चैप्टर से शायद ये पूछे, है ना। प्रेडिक्शंस हमेशा 100% सही नहीं होते, बट हाँ कि मेजॉरिटी सही हो जाएगा। 50-60% तो क्वेश्चंस जो हम लोग बोल देंगे वही आ जाएगा, ठीक है। क्लास 11th नीट में आपके बचता क्या है बेटा, क्लास 11th नीट में आपके बचता है बस पीरियोडिक टेबल, वो हम लोग करा देंगे, लास्ट में कराएंगे, वो तो बोला ही हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ बेटा फिजिक्स पे, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर फिजिक्स। तो यार आपको पता है फिजिक्स में ओनली वन थिंग जो आप दिमाग से निकाल दो, वो जो हुआ है ना फिजिक्स का, और एक होता है टीचर्स का हुआ कि मैं ही पढ़ा सकता हूं बेस्ट, वो दोनों अगर आप निकाल दो कि वही टीचर पढ़ा सकता है, और दूसरा सबसे बड़ी बात कि यार आपका 50% टेंशन खत्म, ठीक है। 50% टेंशन यहां खत्म सर, यहां पे बाकी के 25% टेंशन खत्म सर। यहां पे इतने बढ़िया टीचर्स हमारे पास, मतलब अगेन वी कैन क्लेम, वी कैन टेल कि इंडियाज मोस्ट रेप्यूटेड, है ना, टीचर्स हैं। अभी तो आपने एक आध देखा है, बैचेस में भी एक आध लोग और आएंगे, तो जब आप देखोगे ना फिर आप अमेज्ड हो जाओगे। इंडियाज मोस्ट रेप्यूटेड बेटा यहाँ पे मिलेगा, 25% यहाँ भी कवर होगा। जनरली नीट के बच्चों का, जैसे कल ही मैं बात कर रहा था अपने एक बच्चे से, तो उसका 650 कुछ नंबर आया, मैंने टेलीग्राम में भी डाला है उसको, 655 आ रहा है, सबसे कम फिजिक्स में। अब ये डर है, मतलब ये तो आप कुछ भी कर लो, ठीक है, ये डर आप पता नहीं बहुत कम लोग निकाल पाते हैं, ठीक है। पढ़ते आप खूब हो, लेकिन एट द एंड सिलेक्शन यही से होगा। तो आप देख लेना, पढ़ना है कि सिलेक्शन लेना है, पहले 75% सिक्योर करो, और इसमें तो प्रैक्टिस इतनी करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस बहुत करना है। इंडिया मोस्ट रेप्यूटेड टीचर्स हैं, जो आपके 45 क्वेश्चंस है ना यार, इसमें इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो। तभी हमने क्या करी ना इस साल कि नीट के बैचेस में बहुत सारे क्वेश्चंस, एक और एक्स्ट्रा टीचर लगा के हम सोच रहे हैं आपकी प्रैक्टिस ही करा दे, है ना, बैठ के आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व कराएं, तो मजा आएगा, ठीक है। चलिए, तो आज मुझे उतना ही पढ़ना था, बॉर्न एबर साइकिल आज हम नहीं कराएंगे, 1.5 घंटे आपका हो चुका है, ठीक है, और इतने के ही मुझे पैसे मिलते हैं, तो इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मजाक की बात है। सुभाष ठाकुर कह रहे हैं कुछ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं एटलीस्ट दोस्ती ठीक से निभा लेता हूँ, है ना, इतनी मेरी क्वालिटी है, और उस पर मैं गर्व फील करता हूँ। काफी लोग नहीं निभा पाते, बट हमारे सब लोग दोस्त हैं, तो ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, इंडिया से कोई कंपटीशन नहीं है। 45 क्वेश्चंस आपको, ये डेडिकेशन चाहिए इसमें बहुत, फिजिक्स में टीचर को भी स्टूडेंट को भी बहुत डेडिकेशन चाहिए होता है,
तो जितने लोग अच्छा पढ़ाते हैं मतलब वो समझ लेना कि उन्होंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर दिया आपके पीछे, है ना? फैमिली छोड़ी होगी, पार्टी छोड़ा होगा, है ना? बच्चों को घुमाने-फिराने छोड़ा होगा, बीवी से गुस्सा किया होगा, मम्मी-पापा से सुनाया होगा, तब जाके आपको उतना मेहनत लगता है, तब जाके कोई टीचर आता है, फिर पढ़ाते हैं, है ना? चलिए, आई जॉइन्ड वीटी सर आई जॉइन्ड अच्छा आप अभी जॉइन किए हो। आप बताइए, एक शायरी अरे यार! शुरुआत के दिन है, शायरी कैसे नहीं होगी? क्या बात कर रहे हो? मज़ा ही नहीं आएगा यार। मैं पिछले 2019 से यही तो कर रहा हूँ मैं। शायरी तो सुना ही देता हूँ ना हर क्लास में। आओ भाई, आओ, आओ एक 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 कुछ अच्छा खासा। ला 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 ला। कोशिश करता हूँ कुछ अच्छा निकले यार। चलिए, अच्छी शायरी है कि दिमाग पर जोर लगाकर गिनते हो गलतियाँ मेरी? इरशाद करिए यहाँ पे। दिमाग पर जोर लगाकर गिनते हो गलतियाँ मेरी? किसी ने बहुत दुखी है वो बोल रहा है कि दिमाग पर जोर लगाकर गिनते हो गलतियां मेरी? दिमाग पर जोर लगाकर गिनते हो गलतियां मेरी? थोड़ा दिल पे हाथ रख के पूछो कसूर किसका था? थोड़ा दिल पे हाथ रख के पूछो कसूर किसका था? एक्चुअली क्या होता है ना, जहां तक मैंने देखा है जो सीधे साधे लोग होते हैं वो बेचारे अपना 100% दे देते हैं, फिर उनका लास्ट में पता लगता है अरे यार ये गड़बड़ हो गया। फिर वहां पे जाकर उनकी बुराइयां चल रही थी, वो ऐसा था वो ऐसा था, तो कह रहा है कि दिमाग पर जोर लगाकर गलतियां गिनाते हो मेरी? थोड़ा दिल पे हाथ रख के पूछो कसूर किसका था? चलिए, थैंक यू। नए एनसीईआरटी के बारे में अब कल कमेंट करेंगे, अब इससे ज्यादा अब नहीं पढ़ा सकते। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।